स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। प्रीति के चेहरे पर फीकी कड़वी मुस्कान तैर गई। मुझे पता है कि वह भरोसेमंद नहीं है और मेरा उसके साथ रहने का कोई इरादा नहीं है। ये सब फिल्मी गपशप है। चाहे वह उसके साथ हो या अपूर्व के साथ, हमारे बीच कुछ नहीं है। हम बस नाम के दोस्त हैं। तुम्हें इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और वह आकाश, वह जो वर्मा परिवार का है। आकाश की क्या बात है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें आकाश जैसे शादीशुदा आदमी से दूर रहना चाहिए। क्यों उलझ रही हो उसके साथ? आज के बाद तुम उससे नहीं मिलोगी। सुना तुमने? मैं नहीं चाहती उससे मिलना। वह बस क्लिनिक आ जाता है। फ्रंट डेस्क से क्यों नहीं रुकवाती उसे? लोगों को नौकरी पर क्यों रखा है? क्या सिर्फ जरूरतमंदों को जगह देने के लिए? क्लिनिक की मालकिन होने के नाते तुम्हें भविष्य में ऐसे परेशान करने वाले मरीजों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर तुम कुछ काबिल लोगों को नहीं रखोगी तो अचानक आने वाली स्थितियों से कैसे निपटोगी? तुम कितनी भोली हो। गौरव की डांट सुनकर प्रीति ने धीरे से जवाब दिया, क्लिनिक में किसी ने कोई मुसीबत खड़ी नहीं की है और फ्रंट डेस्क आकाश को पहचानती नहीं थी, इसलिए वह अंदर आ गया। तो तुम्हें फ्रंट डेस्क को बताना चाहिए कि हर किसी को अंदर ना आने दिया जाए। अगर कोई यूं ही किसी को भी अंदर आने देगा तो उसकी तनख्वाह काटी जाएगी। उनके साथ ज्यादा नरमी मत बरतो, नहीं तो उन्हें संभाल नहीं पाओगी। अगर आकाश अंदर आना चाहे तो कोई भी फ्रंट डेस्क उसे रोक नहीं सकता। यह मुझ पर छोड़ दो, मैं कोई हल निकाल लूंगी। गौरव के क्लिनिक पर फिर से नुक्स निकालने के डर से प्रीति ने जल्दी से बात बदल दी। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? क्या फिर से बुखार आया था? क्या तुम लड़ रहे थे? ये कहते हुए उसने गौरव का हाथ पकड़ा और उसकी नब्ज देखने लगी। गौरव ने बिना किसी विरोध के उसे अपनी नब्ज जांचने दी। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, न बुखार है न कोई लड़ाई। उसने इन दिनों अपना प्रशिक्षण बदल दिया था। अब वह हाथ से हाथ की लड़ाई की बजाय अलग अलग हथियारों से अभ्यास कर रहा था। वह आंखें बंद करके भी कई तरह के हथियार खोल और जोड़ सकता था। कुछ देर नब्ज जांचने के बाद प्रीति संतुष्ट दिखी। अच्छा है, तुम्हारा रक्त प्रवाह पहले से भी बेहतर लग रहा है। तुम सच में स्वस्थ हो। तुम्हें भविष्य में और ध्यान देना चाहिए और बार बार लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, समझे? गौरव ने अपना हाथ हटाते हुए जवाब दिया, मैं समझ गया। फिर उसने अपने बैग से एक उपहार का डिब्बा निकाला। ये तुम्हारे लिए है, जन्मदिन का तोहफा। हैरान होकर प्रीति ने उसे ले लिया। मेरा जन्मदिन तो एक हफ्ते बाद है। तुम थोड़े जल्दी नहीं हो? अगले हफ्ते मैं व्यस्त रहूंगा, इसलिए सोचा कि तोहफा अभी दे दूं। प्रीति ने और नहीं पूछा। डिब्बा खोलने पर उसे एक बहुत ही सुंदर कलम मिली। गौरव ने हल्के से समझाया, ये रिकॉर्डिंग और वीडियो क्षमता वाली कलम है। कैमरा इसकी नोक पर है, एक पिनहोल कैमरा, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करते समय आसानी से किसी को पता नहीं चलेगा। प्रीति को बहुत आश्चर्य हुआ। तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम बहुत भोली हो, तुम्हें हमेशा फंसाया जाता है और परेशान किया जाता है। ये तुम्हें कुछ सबूत बचाने और अपनी बेगुनाही साबित करने में मदद करेगा। यह ऐसी चीज है जिसे तुम बिना किसी शक के अपने पास रख सकती हो। अगर इसे सही से इस्तेमाल किया गया तो ये तुम्हें कई अनावश्यक मुश्किलों से बचा सकता है। गौरव ने उसके हाथ से कलम ली और ध्यान से उसे इस्तेमाल करने का तरीका समझाया। समझाने के बाद उसने कलम को उसके लैब कोट के सामने वाली जेब में डाल दिया और याद दिलाया, यह एक बार चार्ज करने पर 5 दिन तक चल सकती है। जब इसकी बैटरी खत्म हो जाए तो इसे रिचार्ज करना मत भूलना। ये तुम्हारे लिए खास तौर पर बनवाई गई है, अगर खो जाए तो मुझे बता देना, मैं दूसरी मंगवा दूंगा। प्रीति ने अपने भाई को हैरानी से देखा। गौरव ने उसे इस तरह देखते हुए देखा, उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपनी उंगलियां मोड़कर उसके माथे पर धीरे से थपथपाया। मैं चलता हूँ। प्रीति ने अपना माथा सहलाया और बोली, आउच। जा रहे हो तो जाओ। इतना जोर से मारने की क्या जरूरत है? सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे जन्मदिन का तोहफा दिया है, यह मत समझना कि तुम मेरे साथ मनमानी कर सकते हो। गौरव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ पीट करके हंसा, फिर दरवाजा खोला और बड़े बड़े कदमों से बाहर चला गया। प्रीति बड़बड़ाई, छोटा शैतान कितना ताकतवर हो गया है। उसने अपना माथा रगड़ा और रिकॉर्डिंग कलम को कुछ देर और देखा। उसे संभाल कर अपनी जेब में रखा, फिर अगले मरीज को बुलाकर अपना परामर्श जारी रखा। 6:30 बजे उसने और उसकी दादी डॉक्टर शकुंतला ने आखिर में सभी मरीजों को देख लिया और फिर वे सब्जियां और मांस खरीदने के लिए सुपरमार्केट गए। भुगतान करने के बाद सुपरमार्केट के निकास पर एक कैंडी लगी फल की दुकान थी। डॉक्टर शकुंतला ने स्ट्रॉबेरी की एक और बेर की एक सीख चुनी और प्रीति को पकड़ा दी। प्रीति हंस पड़ी, दादी मेरी उम्र क्या है और आप अभी भी मेरे लिए कैंडी वाले फल खरीद रही हैं? डॉक्टर शकुंतला भी हंसी, तुम्हें बचपन में ये पसंद था और तुम चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ, मेरे लिए तुम अभी भी एक छोटी लड़की हो। वह एक हाथ से शॉपिंग कार्ट धकेल रही थी और दूसरे हाथ से कैंडी वाले फल खा रही थी। जब वे पार्किंग में पहुंचे तब उसने कैंडी वाले फल एक तरफ रखे। घर लौटने के बाद उसने और उसकी दादी ने रात का खाना बनाना शुरू किया, भाप में पकी हुई मछली, टमाटर वाली मटन करी, चटपटी आलू की सब्जी और मशरूम सूप। जब प्रीति मशरूम सूप चला रही थी उसने पूछा, दादी मुझे कल गुप्ता परिवार के घर जाकर गुप्ता जी का इलाज करना है। डॉक्टर शकुंतला ने चावल भरने का काम एक पल के लिए रोका, फिर शांत स्वर में बोली, जाओ गुप्ता परिवार के पास ज्यादा देर मत रुकना। इलाज पूरा करने के बाद क्लिनिक वापस आकर मदद करना। दादी मुझे हमेशा लगता है कि गुप्ता जी के बड़े बेटे चैतन्य गुप्ता की नज़रें मुझ पर कुछ अजीब रहती हैं। सच में? क्या मेरी माँ डॉक्टर शिवानी की गुप्ता परिवार से, खासकर चैतन्य गुप्ता से कोई पुरानी दुश्मनी है?
नहीं, वास्तव में कोई दुश्मनी नहीं है, ज्यादा मत सोचो, लेकिन गुप्ता परिवार के साथ ज्यादा मेल जोल भी मत रखना। बस मरीज का अच्छे से इलाज करना और किसी चीज के बारे में पूछताछ मत करना। ठीक है दादी, मैं समझ गई। रात के खाने के बाद प्रीति अपने कमरे में गई और गुल के कंप्यूटर और मोबाइल फोन को हैक कर लिया, ये देखने के लिए कि क्या उसकी चैतन्य गुप्ता के साथ कोई गुप्त बातचीत हुई थी। दुर्भाग्य से उसे कुछ नहीं मिला और उसे शक था कि गुल का मोबाइल फोन नया बदला गया था। वह पूरी तरह खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। गुल से कुछ न मिल पाने के कारण प्रीति ने चैतन्य गुप्ता के मोबाइल फोन और कंप्यूटर को हैक किया, लेकिन थोड़ी देर खोजने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसे ही वह छानबीन में व्यस्त थी, उसका मोबाइल फोन बजा। यह आरुष का फोन था। उसने जवाब देने का बटन दबाया और आरुष की आवाज तुरंत आई, प्रीति, गुल किसी से लड़ रहा है, क्या तुम आकर यह ड्रामा देखना चाहोगी? प्रीति उत्साहित हो गई, जरूर, कहाँ? आरुष ने एक बार का नाम लिया, जल्दी आओ, यह एक जबरदस्त नजारा है। लगता है गुल ने किसी लड़की को गर्भवती कर दिया है और उसका भाई उससे हिसाब लेने आया है। जैसे ही प्रीति जाने के लिए तैयार हुई, उसने कहा, इतना रोमांचक? इससे भी ज्यादा। गुल हठपूर्वक मना कर रहा है कि बच्चा उसका नहीं है और वह लड़की रो रही है, हंगामा कर रही है, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बार में आत्महत्या की धमकी दे रही है। ये देखकर उसके भाई ने बात बदल दी और गुल पर बलात्कार का आरोप लगाने की धमकी दी है। सौभाग्य से जिस बार में वे थे वह उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था। उसने तुरंत घर छोड़ा और वहां पहुंची। 10 मिनट बाद प्रीति बार में पहुंची। जैसे ही वह अंदर आए, आरुष ने उसे देखा और जल्दी से ड्रामा देखने के लिए उसे खींच लिया। जल्दी करो, अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा समय एकदम सही है। प्रीति ने इकट्ठा हुई भीड़ और बीच में लड़ रहे 3 लोगों को देखा और सिर हिलाया, ये वाकई में हंगामा है। गुल अभी भी लड़की के भाई से लड़ रहा था, जबकि लड़की रो रही थी और उसके कपड़े फाड़ रही थी। वह बच्चा तुम्हारा है, तुम क्यों नहीं मान रहे? मैं तुम्हारे सिवा किसी और आदमी के साथ नहीं रही। गुल, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। घूंसों के बीच गुल ने जवाब देने का समय निकाल लिया, यहाँ बकवास मत करो, मैं उस रात नशे में था और तुम्हारे साथ सिर्फ एक बिस्तर पर सोया था और कुछ नहीं किया। मुझे यकीन है कि बच्चा मेरा नहीं है। इसके अलावा मैं तुम्हारे साथ रहा एकमात्र आदमी नहीं हूँ। क्या अब तुम मेरे साथ मासूम बनने की कोशिश कर रही हो? उसके ध्यान हटने का फायदा उठाकर लड़की के भाई ने एक घूंसा मारा जो उसके चेहरे पर पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ सोने की और फिर न मानने की? आज मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे न्याय मिले। गुल दर्द से चिल्लाया, कमीने, कहा और तुरंत अपने हमलावर के चेहरे पर घूंसा मारा। अपने भाई को पिता देख लड़की तुरंत गुल से जोर से चिपक गई। बस करो, अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो, मेरे भाई को मत मारो। तुम मुझे और बच्चे को मार डालो ताकि मैं तुम्हें और परेशान न करूं। गुल अचानक रुक गया। उसके ध्यान हटने का फायदा उठाकर लड़की के भाई ने उसके सीने पर एक और घूंसा मारा। सीने पर चोट लगने से गुल लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हट गया। लड़की, जो फुर्तीली थी, जैसे ही उसने गुल को लड़खड़ाते देखा वह उससे अलग हो गई ताकि उसके साथ नीचे न गिर जाए। गुल सीने को पकड़े हुए जमीन पर गिर गया। उसने लड़की को घूरते हुए कहा, तुम सच में अच्छी तरह से बचना जानती हो। तुमने अपने भाई को मुझे पीटने के लिए इसलिए भेजा क्योंकि तुमने देखा कि आज रात मेरे साथ कोई नहीं है ना? तुम मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही हो, है ना? बताओ, तुम खुद को कितने में बेच रही हो? लड़की दुख से सिसक उठी। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और मुझे सगाई की अंगूठी दी थी, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए क्यों तैयार होती? गुस्से से भड़के लड़की के भाई ने आगे बढ़कर गुल का कॉलर पकड़ लिया। हमें तुम्हारा गंदा पैसा नहीं चाहिए। अगर तुमने फिर से मेरी बहन का अपमान करने की कोशिश की तो मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें पीटकर अपाहिज कर दूंगा। गुल ने चेहरे पर तिरस्कार का भाव लाते हुए पलटवार किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? अगर तुम्हारी इस बहन ने मदद न की होती तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने टिक पाते? वह चुपके से तुम्हारी मदद कर रही है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया? अगर तुम में सच में हिम्मत है तो उसे यहाँ से जाने के लिए कहो और फिर देखते हैं, सिर्फ तुम और मैं। लड़की के भाई ने मुट्ठी कसी और एक बार फिर गुल के चेहरे पर वार किया। रुको, एक ठंडी आवाज अचानक गूंज उठी। सभी ने आवाज की तरफ सिर घुमाया और आश्चर्य में ठहर गए। गुल ने आवाज सुनी और जम सा गया। उसने बेजान तरीके से अपना सिर घुमाया और उत्सुक भीड़ के बीच एक चेहरा देखा जिसने उसे डर और सम्मान दोनों से भर दिया। प्रीति तेजी से गुल के पास गई और भाई बहन से बोली, तुम दोनों मिलकर उस पर हमला कर रहे हो, यह ज्यादा नहीं है? जैसे ही लड़की ने प्रीति का चेहरा देखा, उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। उसने विरोधी लहजे में कहा, तुम कौन हो और गुल साहब के साथ मेरे मामले का तुमसे क्या लेना देना है? एक तरफ हो जाओ, मुझे न्याय पाने से मत रोको। प्रीति ने उसे शांत भाव से देखा। क्या तुम गर्भवती हो? जरूर, मेरे पास गर्भावस्था परीक्षण रिपोर्ट है। तो तुम इधर आ सकती हो और मैं तुम्हारी स्थिति जांचने के लिए तुम्हारी नब्ज देखूंगी। लड़की का चेहरा फिर बदल गया और वह जल्दी से अपने भाई के पीछे छिप गई। तुम नब्ज देखना जानती हो? तुम झूठ बोल रही हो। तुम निश्चित रूप से मुझे वहां बुलाकर मेरा गर्भपात करवाना चाहती हो। लड़की के भाई ने गुस्से में प्रीति से कहा, दूर हटो, मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। प्रीति ने सिर घुमाकर गुल को देखा जो पहले ही खड़ा हो चुका था। क्या तुम ठीक हो? गुल का चेहरा खराब लग रहा था और उसने असहजता से कहा, मुझे क्या होगा, तुम यहाँ क्यों हो? अच्छा है कि तुम ठीक हो, ये गर्भवती नहीं है, तुम अब इस पर और इसके भाई पर मुकदमा कर सकते हो। गुल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गर्भवती नहीं है? हाँ, तुम बकवास कर रही हो। लड़की ने गुस्से में प्रीति को डांटा। तुम कैसे कह सकती हो कि मैं गर्भवती नहीं हूँ? क्या तुम कोई देवी हो जो हवा में ही निदान कर सकती हो? प्रीति ने शांत भाव से जवाब दिया, अगर तुम सच में गर्भवती होती तो तुम्हें मुझे नब्ज जांचने देने में डर नहीं लगता।
इसके अलावा एक गर्भवती महिला खुद को तुम्हारी तरह नहीं संभालती है, और जिस तरह से तुम अभी गुल साहब को पकड़े हुए थी ताकि वह तुम्हारे भाई को न मार पाए, वह एक गर्भवती महिला की प्रतिक्रिया नहीं होती। तुम बस अंदाजे लगा रही हो। मेरे पास गर्भावस्था परीक्षण रिपोर्ट है। मैं सच में गर्भवती हूँ। बच्चा गुल साहब का है। उन्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हारा उन्हें बचाना बेकार है। रिपोर्ट जाली हो सकती है, लेकिन मेरी नब्ज की जांच नहीं। अगर तुम सबको ये साबित करना चाहती हो कि तुम गर्भवती हो, तो यहाँ आओ और मुझे अपनी नब्ज देखने दो। किसे पता कि तुम सच में नब्ज देखना जानती हो, किसे पता कि तुम बस मनगढ़ंत बातें बना दोगी। इस बार में तुम किन्हीं भी 3 लोगों को चुन सकती हो और मैं उनकी नब्ज जांचूंगी। फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरा निदान कितना सटीक है। बेशक तुम्हारे भाई को छोड़कर, आरुष ने जोर से कहा। आप लोग इससे अनजान नहीं हो सकते, है ना? ये पीढ़ियों से चली आ रही वैद्यों के परिवार से है। इनके पूर्वज तो शाही चिकित्सक थे। यह अब मुफ्त में नब्ज की जांच कर रही है। क्या कोई कोशिश नहीं करना चाहता? उसकी बात खत्म होते ही नीले रंग के बालों वाली एक लड़की भीड़ से बाहर आई। मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है, मैं बस ड्रामा देखने आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या यह महिला सच में गुल साहब के बच्चे की माँ बनने वाली है। सुंदरी, तुम अपनी काबिलियत साबित करने के लिए मेरी नब्ज देख सकती हो। तब हमें पता चल जाएगा कि इस महिला की गर्भावस्था सच्ची है या झूठी। अगर यह सच निकली तो कल मनोरंजन समाचारों में ये खबर जरूर छाएगी। ये कहते हुए उसने प्रीति की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। प्रीति ने अपना हाथ लड़की की कलाई पर रखा। एक पल बाद उसने निदान बताया, तुम्हारे पेट की हालत ठीक नहीं है। अगर तुम कुछ ठंडा खाती हो तो अगले दिन तुम्हें पेट दर्द और दस्त हो जाते हैं। खासकर मौसम बदलने पर ये लक्षण बहुत गंभीर हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें ठंडी चीजें बहुत पसंद हैं और तुम रात में भी उन्हें खाती हो, इसलिए तुम्हारा पेट कमजोर होता जा रहा है। तुम्हारे कमजोर पेट की वजह से तुम्हें ठंड सहन नहीं होती, इसीलिए तुम्हारे हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं और गर्म नहीं हो पाते। नीले बालों वाली लड़की ने उसे अचंभे से देखा। तुम कितनी कमाल हो। तुम्हें यह भी पता है कि मैं रात में ठंडी चीजें खाना पसंद करती हूँ। प्रीति ने उसे देखकर मुस्कुराई। भविष्य में तुम्हें ठंडी चीजें कम खानी चाहिए, खासकर रात को सोने से पहले, और मौसम बदलने के दौरान तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इतनी कम उम्र में तुम्हारा पेट इतना अस्वस्थ है, तुम्हें इसका ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो। प्रीति उसके पास आए और धीरे से फुसफुसाई, नहीं तो तुम्हारे पीरियड्स और भी अनियमित हो जाएंगे और दर्द बढ़ जाएगा। नीले बालों वाली लड़की हैरान दिखी। तुम ये भी जानती हो? प्रीति ने बिना किसी संकोच के कहा। मैं इस मामले में काफी अच्छी हूँ। नीले बालों वाली लड़की ने सहमति में सिर हिलाया और अपने भाई के पीछे छिपी लड़की को देखा। अरे तुम छिपना बंद करो, बाहर आओ और उसे अपनी नब्ज देखने दो। मैंने जांच लिया है, उसमें दम है। हालांकि लड़की घबरा गई और अपने भाई को खींचा और बाहर भागने के लिए मुड़ गई। जैसे ही उसके भाई ने देखा कि उसकी बहन भाग गई है, वह भी जल्दी से उसके पीछे भागा और बार से बाहर निकल गया। नीले बालों वाली लड़की और भी ज्यादा परेशान थी। यह क्या बात हुई? मैं एक बड़ी गपशप की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ये तो सिर्फ एक धोखा निकला। अब मेरे पास कल के लिए फिर से कोई मसाला नहीं है। आरुष ने उसकी शिकायतें सुनी और उत्सुकता से उसे देखा। तुम क्या काम करती हो? मैं सोहू एंटरटेनमेंट में एक इंटर्न एडिटर हूँ। हंगामा खत्म होने पर बार वापस अपने चहल पहल भरे माहौल में लौट आया। संगीत फिर से शुरू हो गया और गायक ने गाना जारी रखा। प्रीति आरुष और गुल के साथ एक बूथ पर बैठ गई। गुल ने कुछ पे ऑर्डर किए। वह चुपचाप पीता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। प्रीति ने उसकी परवाह नहीं की। उसे आरुष की ज्यादा चिंता थी। आरुष, क्या तुम आज रात अकेली बाहर आए हो? मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम्हारे लिए यहाँ अकेले आना सुरक्षित नहीं है। आरुष ने सिर हिलाया, लेकिन फिर हाँ भी हिलाया। जैसे ही प्रीति हैरान हुई, उसने अचानक चेतन और अभय को पास के एक बूथ पर बैठे देखा। वह गुल के ड्रामे में इतनी खोई हुई थी कि उसने पहले ध्यान ही नहीं दिया कि चेतन भी यहीं है। प्रीति ने माथे पर बल डाला। आरुष, तुम उसका पीछा करते हुए तो नहीं आए हो? आरुष जानती थी कि वह किसका जिक्र कर रही है और उसने सिर झुका लिया। मैंने जानबूझकर उसका पीछा नहीं किया। मैं काम से घर लौटते समय उससे टकरा गई। यह एक इत्तेफाक था। मैं अनजाने में उसके पीछे आ गई। वह बार में आया तो मैं भी उसके पीछे आ गई। क्या उसे पता है कि तुम यहाँ हो? हाँ, जैसे ही मैं अंदर आई उसे पता चल गया। क्या वह तुमसे मिलने आया? नहीं, वह बस उस औरत के साथ था। गुल, उन दोनों को काफी देर से, वह कहते हुए सुनकर आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। उसने पीना बंद कर दिया और पूछा, आखिर तुम दोनों किसके बारे में बात कर रही हो? मैं तो नहीं, है ना? आरुष, क्या तुम मुझे भी पसंद करती हो? आरुष कड़वाहट के साथ मुस्कुराई, आकाश की तरफ एक मूर्खतापूर्ण नजर डाली। बात करना जरूरी नहीं समझा। उसने बस प्रीति से कहा, ठीक है, मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ, मेरा और उसका अब कोई लेना देना नहीं है। आज आखिरी बार था जब मैं उसके पीछे आए, आगे ऐसा नहीं होगा। प्रीति ने राहत की सांस ली। अच्छा है कि तुम इस बात को स्वीकार कर पाए। जब भी दुखी हो मुझे फोन करना, अकेले मत सहना और खुद से उसका पीछा मत करना, सुना तुमने? आरुष ने अनिच्छा से मुस्कुरा कर कहा, समझ गई, अब से मैं तुम्हें समय पर फोन करूंगी। चिंता मत करो। प्रीति ने सिर हिलाया। आरुष के मामले को निपटाने के बाद प्रीति को अब जयेश के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान देना था। कुछ सोचकर वह सीधे जयेश के बगल में बैठ गई। जयेश कुछ पी रहा था। जब उसने प्रीति को अपने इतने करीब बैठे देखा तो वह तुरंत खांसने लगा। कफ कफ। प्रीति पहले ही जान चुकी थी कि जब भी वह जयेश के पास जाती वह बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देता था, इसलिए उसने जानबूझकर जयेश की पीठ थपथपाई। आराम से पियो, तुम्हें फंदा लग रहा है। हालांकि जैसे ही उसका हाथ जयेश की पीठ पर लगा वह ऐसा उछला जैसे उसकी पूंछ पर पैर पड़ गया हो। मुझे मत छुओ, मुझसे दूर रहो। आरुष ने भी भांप लिया कि जयेश कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है। उसने हैरानी से पूछा, अरे जयेश, तुम्हें क्या हो गया है?
प्रीति ने तुम्हारी मदद की, तुम्हें आराम पहुंचा रही है और तुम धन्यवाद भी नहीं कह सकते। ये कैसा रवैया है? क्या तुम्हें उससे कोई शिकायत है? जयेश जानता था कि उसकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी, लेकिन वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। जब भी वह सोचता कि प्रीति उसी के पिता की सौतेली बहन है, वह सचमुच बीमार महसूस करने लगता था। वह प्रीति के साथ किसी भी शारीरिक संपर्क को स्वीकार नहीं कर सकता था। हर बार जब प्रीति उसे छूती थी तो उसे एक तनावपूर्ण प्रतिक्रिया होती थी। वह अब भी परेशान था। वह बस दांत पीसकर इतना ही कह सका, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसे मेरे इतना करीब रहने की जरूरत नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। प्रीति उसके यही शब्द कहने का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत पूछा, पहले तो तुम्हें ये पसंद था, अब अचानक क्यों नहीं? तुम्हारे इस अचानक बदले हुए रवैये ने मुझे बेचैन कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलती की, क्या तुम मुझे बताओगे? आरुष जानती थी कि प्रीति फिर से नाटक कर रही है। प्रीति कहाँ से बेचैन थी? वह तो जयेश के इस नाटक को देखकर सबसे ज्यादा खुश हो रही थी। जब जयेश को तकलीफ हुई तो उसके चेहरे पर चिंता का नामोनिशान नहीं था। हालांकि जयेश को नहीं पता था कि प्रीति ढोंग कर रही है। उसने सोचा कि प्रीति के मन में उसके लिए गहरी भावनाएं हैं और उसकी अचानक दूरी ने प्रीति का दिल तोड़ दिया है। एक पल के लिए वह उसे सच बताना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि उसका उपनाम भी गुप्ता है और वे सौतेले भाई बहन हैं। परंतु उसके पिता का प्रीति को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। अगर उसने प्रीति को बताया तो वह निश्चित रूप से गुप्ता परिवार में हंगामा खड़ा कर देगी। तब उसकी मां को भी पता चल जाएगा कि उसके पिता की एक और अवैध बेटी है और वह यकीनन आग बबूला हो जाएगी। पिछली अवैध बेटी ने लगभग उसके माता पिता का तलाक करवा दिया था। अब अगर अचानक एक और अवैध बेटी आ गई तो शायद यह शादी टूट ही जाएगी। जयेश ने नाराजगी में एक घूंट भरा, बस मुझे पसंद नहीं है, इसके लिए कोई कारण जरूरी नहीं है। मुझे तंग करना बंद करो, ये परेशान करने वाला है। ये कहकर उसने अपना गिलास नीचे रखा, खड़ा हुआ और जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसने आकाश को बार में प्रवेश करते देखा, जो सीधा उन्हीं की तरफ आ रहा था। वह आरुष को घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या तुमने आकाश को बुलाया? आरुष ने उसे फिर से बेजान नजर से देखा। इसका मुझसे क्या लेना देना है? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? उस लड़की के साथ इतना बवाल करने और उसके भाई से झगड़ा करने के बाद वीडियो पहले ही ऑनलाइन अपलोड हो चुका है और सबको पता है कि तुम इस बार में हो। क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा? मेरा इस बार में होने से क्या फर्क पड़ता है? आकाश कभी यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं यहाँ हूँ। यह जरूर तुम्हारी वजह से होगा। तुम कितने बेवकूफ हो, वह निश्चित रूप से मेरी वजह से नहीं आया। आरुष ने यह नहीं बताया कि असली कारण कौन था, लेकिन जयेश पहले ही समझ चुका था। उसने अपना सिर घुमाकर प्रीति की ओर देखा। जवाब बिल्कुल स्पष्ट था। आकाश ने किसी और द्वारा अपलोड किए गए वीडियो में प्रीति को देखा होगा, इसीलिए वह यहाँ आ रहा था। जयेश तुरंत वापस बैठ गया। वह अब नहीं जा रहा था। अब तो प्रीति सच में चाहती थी कि वह चला जाए ताकि आकाश से संपर्क न हो, जिससे उन दोनों के बीच एक और बहस छिड़ सकती थी। वह आफ्त की पुड़िया नहीं बनना चाहती थी जिसके कारण दो रईसजादे फिर से लड़ें। कल वे उसके ऊपर झगड़ रहे थे, आज भी वे उसी के कारण लड़ रहे थे जिसे वे एक चालबाज मान रहे थे। दुर्भाग्य से जयेश किसी भी कारण से रुकने पर अड़ा हुआ था। उसने आने वाले आकाश की ओर जानबूझकर घूर कर देखा, जैसे वह लड़ाई के लिए उत्सुक हो। फिर भी आकाश की निगाहें रेजर के समान तेज थीं, जिसने प्रीति को नजरें झुकाने और उसे देखना बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। उनके पास पहुंचकर आकाश सीधे प्रीति के बगल में बैठ गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। जयेश ये नजारा बर्दाश्त नहीं कर सका। वह गुस्से में प्रीति की दूसरी कलाई खींचते हुए चिल्लाया, प्रीति, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम आकाश जैसे शादीशुदा आदमी के साथ क्यों घूम रही हो? अब से उसे तुम्हें छूने की इजाजत नहीं है। सुना तुमने? प्रीति का मुंह खुला रह गया, पर वह कुछ कह नहीं पाई। उसे अपने दिल में एक अजीब सी भावना महसूस हुई। जयेश के शब्द गौरव प्रीति के भाई के शब्दों जैसे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जयेश भी उसका भाई हो। क्या अभी एक पल पहले ही उसने उससे घृणा नहीं की थी? तो फिर आकाश के आते ही उसका रवैया क्यों बदल गया? वह बेवजह फिर से उसके लिए चिंता दिखा रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और जयेश के चेहरे को ध्यान से देखा, जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो। जयेश उसकी तीव्र निगाहों के नीचे दोषी महसूस करते हुए जल्दी से उसकी कलाई छोड़ी और बड़बड़ाया, मैं बस तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? प्रीति अचानक हंसी और अपना सबसे कोमल और खुश चेहरा बना लिया। जयेश, मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुम बस इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, या शायद यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारा परिवार हमारे साथ होने पर सहमत नहीं होगा, है ना? जयेश का चेहरा भयानक रूप से बदल गया। तुम क्या कह रही हो? मैं किसी को भी पसंद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी नहीं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, जिसे मैं अब पसंद करता हूँ वह आरुष है। आरुष, जो बगल में पी रही थी, अप्रत्याशित रूप से झगड़े के बीच आ गई। वह लगभग खांसने लगी। कफ कफ कफ। जयेश, बकवास बंद करो और जानबूझकर मेरा इस्तेमाल ढाल की तरह मत करो। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। बेहतर होगा कि तुम मेरी नजरों से तुरंत दूर हो जाओ। ये कहकर उसने अपना मुंह पोंछा और डरते हुए आकाश की ओर देखा। वह अपने दूसरे भाई के लिए जयेश को बाहर निकाल रही थी। उसे थोड़ा तो खुश होना चाहिए, है ना? जब से वह आया था उसका चेहरा ठंडा था, जिससे एक ऐसी आभा निकल रही थी जो चीख चीख कर कह रही थी कि वह जयेश के टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये डरावना था। आकाश बार की मंद रोशनी में प्रीति के बगल में बैठा रहा। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और उसे जाने नहीं दिया। भले ही प्रीति उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, उसने उसे नहीं छोड़ा। उसे डर था कि अगर उसने छोड़ दिया तो वह जयेश के साथ चली जाएगी। जयेश से बात करते समय उसके चेहरे पर जो कोमल और आनंदमय भाव था, वह उसकी आंखों में चुभ रहा था।
आजकल ऐसा लगता था कि वह हर किसी पर मुस्कुराएगी सिवाय उसके और हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेगी सिवाय उसके। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन देखेगा जब वह जयेश से भी ईर्ष्या करेगा। ईर्ष्या की जयेश ने उसकी मुस्कान और उसकी प्राथमिकता हासिल कर ली है। उसे महसूस हुआ कि उसका भयावह पक्ष अब दबाना लगभग असंभव होता जा रहा है। उसने प्रीति को थोड़ा और अपनी ओर खींचा, फिर उसके कान में फुसफुसाया, मेरे सामने जयेश के लिए अपना स्नेह मत दिखाओ, नहीं तो मैं जयेश को मार डालूंगा। प्रीति ने उसकी ओर देखा। वह जयेश को भड़काने में इतनी व्यस्त थी कि भूल गई कि आकाश उसके बगल में था और किसी भी समय फट सकता था। उसने अनजाने में उसे भी भड़का दिया था। उसने अपना दूसरा हाथ फैलाया, आकाश को दूर धकेलने की कोशिश की। हालांकि उसे दूर धकेलने के बजाय उसने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। ये देखकर जयेश उबलते गुस्से से भर गया और आकाश को दूर धकेलने के लिए आगे बढ़ा, उसे छोड़ो। तुम्हें उसे छूने का अधिकार किसने दिया? आकाश ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा, प्रीति को छोड़ा और जयेश के चेहरे पर एक मुक्का जड़ दिया। पिछले आदमी जिसने जयेश को मुक्का मारा था उसके विपरीत आकाश विशेष रूप से प्रशिक्षित था। साथ ही वह सचमुच जयेश को चोट पहुंचाना चाहता था। जब आकाश की मुट्ठी जयेश से टकराई तो जयेश दर्द से कराह उठा और जमीन पर गिर गया, काफी देर तक उठ नहीं पाया। प्रीति चौंक गई। जयेश! वह जयेश की मदद के लिए दौड़ने वाली थी, लेकिन उसकी कलाई आकाश ने कसकर पकड़ ली। मत जाओ। घटना के इस अचानक मोड़ ने बार में भीड़ का ध्यान आकर्षित किया। कुछ लोगों ने तो अपने मोबाइल फोन पर दृश्य को रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया, जिसमें नीले बालों वाली एक लड़की भी शामिल थी। प्रीति आकाश जैसे शादीशुदा आदमी के साथ खबरों में नहीं आना चाहती थी। उसने जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाया, जयेश की मदद के लिए नीचे झुकी। जयेश, तुम ठीक हो? जयेश को होश में आने में थोड़ा समय लगा। उसने अपनी नाक को छुआ, उसका हाथ अब खून से सना था। उसकी नाक में इतना दर्द हुआ जैसे वह टूट गई हो और उसके कानों में लगातार घंटी बज रही थी। वह देवपुर में इतने सालों से था और यह सबसे बुरी चोट थी जो उसने कभी झेली थी। हर कोई जानता था कि वह गुप्ता परिवार का युवा मालिक था, कोई उसे गंभीर रूप से चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर भी आकाश तो उसे मारने पर तुला हुआ लग रहा था। गुस्से में जयेश ने प्रीति को दूर धकेला, खड़ा हुआ और आकाश पर पलटकर हमला करने को तैयार था। लेकिन इससे पहले कि वह आकाश को छू भी पाता, आकाश ने एक और मुक्का मारा। जयेश कराह उठा और फिर से जमीन पर गिर गया। इस बार उसके मुंह में खून का स्वाद आया और उसने एक घूंट खून थूक दिया। सदमा और गुस्सा उसे भर गया क्योंकि उसने आकाश को देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आकाश इतना ताकतवर क्यों था जिसने उसे शक्तिहीन कर दिया था। उसने भी अपने बचपन में युद्ध कौशल सीखा था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से हराया जा सके। आकाश सीधा खड़ा रहा, उसे नीचे देखते हुए एक बर्फीली आवाज में कहा, उससे दूर रहो। समझे? जयेश फिर से उठने के लिए संघर्ष किया और अवज्ञा में हाँफते हुए कहा, पाह, तुम उसके कौन होते हो? तुम कहोगे कि मैं दूर हो जाऊं तो हो जाऊंगा। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं उसके कितना करीब हूं। जिसे दूर होना चाहिए वह तुम हो, मैं नहीं। करीब? आकाश की आवाज बर्फीले कटाक्ष के साथ गिरी। तुम वह शब्द नहीं कहो तो बेहतर है, नहीं तो तुम आज रात इस बार से बाहर नहीं जा पाओगे। जयेश ने ठंडी हंसी उड़ाते हुए कहा, मुझे धमका रहे हो? आकाश, तुम सच में ये तो नहीं सोचते कि मैं तुमसे डरता हूं, है ना? लोग शायद तुमसे डरते हों, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं। प्रीति, जो बगल में खड़ी थी, चाहती थी कि वे दोनों ही गायब हो जाएं। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था वही हो रहा था। क्या कल की गपशप की सुर्खियां फिर से उसके बारे में होंगी? अपूर्व या जयेश के साथ जोड़े जाने पर इतना बुरा नहीं होता, क्योंकि वे सभी कुंवारे थे और वैसे भी अफवाहों से घिरे रहते थे। उसमें एक और अफवाह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वह जल्दी ही भूल जाती। लेकिन आकाश एक अलग कहानी थी। वह सार्वजनिक रूप से विवाहित था और हमेशा किसी भी घोटाले से मुक्त रहा था। अगर वह उसके साथ किसी घोटाले में फंस गई तो उसे भारी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ेगा। प्रीति ने तुरंत फैसला कर लिया। उसने आरुष को खींचा और सीधे बार से बाहर निकल गई। आरुष को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था, लेकिन उसने आज्ञाकारी रूप से प्रीति का पीछा करते हुए बार से बाहर निकल गई। उसे जाते देख आकाश तुरंत उसके पीछे नहीं गया। वह ठीक ठीक जानता था कि प्रीति को किस बात की चिंता थी। चूंकि आकाश ने प्रीति का पीछा नहीं किया, जयेश ने भी नहीं किया। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, आकाश को धमकी भरी निगाहों से घूरते हुए कहा, जब तक मैं यहाँ हूं तुम उसे कभी नहीं जीत पाओगे और वह तुम्हारी मालकिन कभी नहीं बनेगी। कल अपूर्व था और आज आकाश है। जयेश प्रीति की पुरुषों को आकर्षित करने की क्षमता पर नाराज था, लेकिन उन पुरुषों से भी चिढ़ा हुआ था जो प्रीति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। चाहे कुछ भी हो, प्रीति गुप्ता परिवार की बेटी थी। भले ही उसे इस बात का पता न हो, वह उसे धमकाने या अपमानित करने की इजाजत नहीं देगा। आकाश एक कदम आगे बढ़ा, उसकी आवाज निर्लिप्त थी, मेरा इरादा उसे अपनी मालकिन बनाने का नहीं है और तुम उससे दूर रहो, तुम उसके काबिल नहीं हो। जयेश ने उपहास किया, मैं नहीं हूं लेकिन तुम हो। तुम तो मुझसे भी कम हो आकाश। कम से कम मैं तो कुंवारा हूं, लेकिन तुम्हारी एक पत्नी और बच्चा है। अब ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। जयेश हैरान होकर हाँफने लगा, आंखें चौड़ी करके घूरते हुए, तुम्हारा क्या मतलब है? बस जैसा मैंने कहा। ये कहकर आकाश बार से बाहर निकल गया। सहायक पास आया, अध्यक्ष आकाश, मिस प्रीति के बारे में सभी ऑनलाइन वीडियो हटा दिए गए हैं। आकाश ने उदासीनता से सिर हिलाया, इस पर नजर रखना, मीडिया को भी सूचित कर दो। उसके लिए कोई भी नुकसानदेह चीज नहीं आनी चाहिए। जी सर। वह कहाँ गई? घर? नहीं, वह मिस आरुष को घर ले गई। ठीक है, तुम अब जा सकते हो, सहायक ने जवाब दिया और फिर चला गया। आकाश मुड़ा और अपनी कार में बैठकर सीधे आरुष के घर की ओर चला गया। जब वह उसके विला के बाहर पहुंचा तो यकीनन उसने प्रीति की कार वहां खड़ी देखी। वह अपनी कार में बैठकर धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद प्रीति घर से बाहर निकली।
प्रीति को बाहर तक छोड़ते हुए आकाश की कार देखकर आरुष ने फुसफुसाया, दूसरे भाई यहाँ हैं। प्रीति, क्या तुम चाहती हो कि मैं उनसे निपट लूं? प्रीति ने लाचारी से उसकी ओर देखा, तुम तो उन्हें देखकर बिल्ली को देखकर चूहे की तरह हो जाती हो, तुम उनसे निपट नहीं पाओगी। मुझे करने दो, तुम्हें अंदर जाना चाहिए। आरुष लंबे समय से आकाश से डरती थी। प्रीति के शब्दों से उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। आकाश को चिल्लाते हुए, दूसरे भाई बात सुलझाओ और लड़ना मत प्लीज। वह फिर से विला के अंदर चली गई। आकाश कार से बाहर निकल चुका था और प्रीति को जाने की तैयारी करते देख उसने उसकी कलाई पकड़ ली, मुझे अनदेखा कर रही हो? प्रीति ने उसकी ओर देखा, अगली बार कृपया मेरे निजी जीवन में दखल न दें और निश्चित रूप से उन लोगों पर हमला न करें जिनकी मैं परवाह करती हूँ। जिन लोगों की तुम परवाह करती हो? आकाश का चेहरा काला पड़ गया, क्या तुम ये कहने की हिम्मत कर सकती हो? तुम्हें लगता है कि मैंने जयेश को काफी जोर से नहीं मारा? प्रीति भड़क उठी, उसकी आवाज ऊंची हो गई, तुमने तो उसे लगभग मार ही डाला था। क्या ये काफी नहीं है? मैं उसे मारना ही चाहता था। तुम्हें छूने का अधिकार मेरे अलावा किसी को नहीं है, चाहे वह जयेश हो या अपूर्व, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। तुम कौन होते हो आकाश ऐसी बातें कहने वाले? उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। प्रीति ने तेजी से पलटवार किया, जयेश गलत नहीं है। तुम एक विवाहित पुरुष हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। चांदनी में उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। हालांकि उसका गुस्सा उसकी सुंदरता को कम नहीं कर रहा था, गुस्से में भी वह सुंदर लग रही थी। आकाश का ठंडा दिल पिघल गया, उसने अपनी आवाज धीमी की, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसने उसके गाल को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह हट गई। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम मुझसे दूर रहो। दूर रहूं ताकि तुम जयेश के साथ हो सको। आकाश की बर्फीली आंखों में एक जानलेवा भाव था। उसने प्रीति को कार के दरवाजे से चिपका दिया, सोचना भी मत। अगर मैंने तुम्हें फिर से जयेश पर मुस्कुराते हुए देखा तो मैं उसे केवल मामूली चोटों के साथ नहीं छोड़ूंगा। प्रीति ने आकाश के पैर पर लात मारी, आकाश क्या तुम बीमार हो? मुझे मुस्कुराने की भी इजाजत नहीं है। अगर तुमने जयेश को फिर से मारा तो मैं आस्था को मारूंगी। तुम्हारी भी कमजोरियां हैं, मैं भी पलटवार कर सकती हूँ। आकाश ने अपने पैर से उसका पैर दबा दिया, उसे लात मारने से रोका। उसकी आवाज उदासीन थी, तुम्हें किसने कहा कि आस्था मेरी कमजोरी है? उसकी पकड़ में हिलने में असमर्थ प्रीति ने उसे घूरा, क्या वह नहीं है? बिल्कुल नहीं। आकाश ने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर कस लीं, लगभग उसे अपनी छाती से खींच लिया। उसे कभी पता नहीं चला था कि उसकी कमजोरी कहाँ थी। अब उसे पता था, वह उसकी कमजोरी थी। अब वह उसकी बाहों में थी और उसके दिल की उथल पुथल और दर्द थोड़ा कम हो गया। उसकी आवाज नर्म हो गई, फिजूल में ईर्ष्या मत करो, मैंने कभी आस्था को पसंद नहीं किया। उसमें कुछ खास नहीं है। अगर मेरे भाई के लिए नहीं होता तो मैं उसकी रक्षा नहीं करता। प्रीति पलटकर जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाई, मैं ईर्ष्या नहीं कर रही हूँ। खुद को इतना महत्व मत दो। आकाश ने अपनी ठोड़ी उसके माथे पर टिकाई। हम ठीक है, तुम ईर्ष्या नहीं कर रही हो, मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ। इस बार प्रीति के पास उसे चोट पहुंचाने के लिए कोई शब्द नहीं था। उसने खुद को चोट पहुंचाई थी। उसने सोचा था कि उसे यह बताने से कि वह जयेश को पसंद करती है वह उसे दूर कर देगा, उसे उससे घृणा करवा देगा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह और भी कसकर उससे चिपक जाएगा। प्रीति काफी परेशान थी। आकाश, तुम मुझे छोड़ने के लिए क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ इस तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये थका देने वाला और अनावश्यक है। किस तरह का रिश्ता रखना? यह अस्पष्ट रिश्ता। इसमें क्या अस्पष्ट है? जिस तरह से तुम मुझे अभी पकड़ रहे हो वह स्पष्ट है। तो मेरी प्रेमिका बन जाओ, इससे चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। प्रीति ने माथे पर बल डाला, मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं बन सकती। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे जाने दो कि हम अजनबी बन जाएं। प्रीति, तुम्हें मुझसे बेहतर पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तुमने मुझे अपनी परवाह करने के लिए मजबूर किया और तुम भागना चाहती हो। तुम बच नहीं सकती। तो अब तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। अगर कुछ है तो मुझे खुद को दोषी ठहराना चाहिए कि मैंने बहुत धीमी प्रतिक्रिया दी और मुझे देर से पता चला कि तुम कितनी महत्वपूर्ण थी। प्रीति अचानक एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराई, तुम्हारे कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है आकाश। मैं तुम्हें फिर से पसंद नहीं करूंगी। मैं अब बस अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, इसलिए कृपया मुझे अब और परेशान मत करो। आकाश के दिल में फिर से दर्द होने लगा। मुझे अस्वीकार मत करो, मुझे एक मौका दो, कम से कम मुझे तुम्हारी पिछली कोशिशों और जिस दर्द से तुम गुजरी हो उसकी भरपाई तो करने दो। प्रीति की आवाज हल्की थी, तुम मुझे तलाक का समझौता पहले ही दे चुके हो, वह काफी है। आकाश ने उसके लंबे बालों को धीरे से छुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह काफी है। ये सच में काफी नहीं था। उसने जो दर्द सहा था वह पैसे से दूर नहीं किया जा सकता था। वह अभी भी उससे नफरत करती थी। अगर वह खुद को रोके नहीं रखती तो वह अब तक उसकी गर्दन की नसें चबा चुकी होती, उसे खून बहाने पर मजबूर कर चुकी होती। हालांकि उसने शांति से कहा, यह काफी है, तुम्हें अब मुझे और मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। बस मुझसे दूर रहो, तुम्हें बस इतना ही करना है। आकाश ने आखिरकार अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसने अपने कोट से अपना बटुआ निकाला और एक कार्ड निकाला। क्या तुमने पिछली बार जो पैसे दिए थे वह सब खर्च कर दिए? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुमने सब खर्च कर दिया है तो मैं तुम्हें और दे दूंगा। तुमने मुझे 50 मिलियन दिए थे, मैं इतनी जल्दी यह सब कैसे खर्च कर सकती हूँ? आकाश ने कार्ड उसके हाथ में रख दिया। कोई बात नहीं, तुम इसे जैसे चाहो खर्च कर सकती हो। अगर तुम ये सब खर्च कर देती हो तो मैं तुम्हें और दे दूंगा। प्रीति ने उसे खाली निगाहों से देखा। मैं पूछना ही चाहती थी, तुम अचानक इतने उदार कैसे हो गए? जहां तक मुझे याद है तुम काफी कंजूस हुआ करते थे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसके लिए।
मेरे अलावा किसके लिए? तुम आस्था के लिए बहुत उदार थे, उसके साथ खरीदारी पर जाते थे, उसके लिए पैसे देते थे और यहाँ तक कि मेरे औषधीय फॉर्मूले को भी उसके लिए खरीदने की पेशकश की थी। आकाश को पहली बार उससे मिलने का समय याद आया और तब उसकी स्थिति कितनी कठिन थी। आज ही उसे इस बात का पछतावा हुआ कि उसे यह महसूस नहीं हुआ कि वह कितना संघर्ष कर रही थी। उसने एक बार फिर प्रीति को अपनी बाहों में लिया और धीरे से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें दुख दिया। प्रीति को सच में दुख हुआ था। उसने सब कुछ अपने अंदर रखा था और चुपचाप सहा था, कभी किसी को एक शब्द नहीं बताया था। हालांकि चून की जिम्मेदार व्यक्ति ने पहले ही माफी मांगने के लिए खुद को विनम्र कर दिया था, इसलिए उसे अब और दुखी रहने की जरूरत नहीं थी। आकाश, तुमने मेरे साथ इतनी गलत चीजें की हैं। क्या तुम अभी भी उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें फिर से स्वीकार करूंगी? क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? तुम्हें लगता है कि मुझे पैसे देकर मैं तुमसे नफरत करना बंद कर दूंगी? मैं अब भी तुमसे नफरत करती हूँ। प्रीति ने सीधे कार्ड अपने कोट की जेब में डाल दिया, मना करने का ढोंग करने की भी जरूरत नहीं समझी। उसका पैसा लेते हुए उसे बिल्कुल भी अपराध बोध नहीं था। वह दूसरों की तरह नेक बनने का ढोंग नहीं करेगी, सभी पैसे को अस्वीकार नहीं करेगी। वह उसका पैसा चाहती थी, लेकिन वह ये भी चाहती थी कि वह यहाँ से चला जाए। प्रीति हल्के से कड़वाहट भरी हंसी हंस पड़ी। आकाश ने कार्ड स्वीकार करते हुए देखकर थोड़ा बेहतर महसूस किया। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम मुझसे नफरत करना बंद कर दो। तुम नफरत कर सकती हो, मुझे कोस सकती हो, पर मुझसे दूर नहीं जा सकती। आज से मैं तुम्हारे साथ सिर्फ बाजार जाऊंगा और केवल तुम्हारे लिए भुगतान करूंगा। प्रीति ने उसे दूर धकेला, कोई जरूरत नहीं, मेरे पास अब पैसा है। तुम आस्था का साथ देते रहो। लगता है आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसका अस्पताल भी अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। इस बात पर उसकी चिंता देखकर आकाश को स्पष्टीकरण देना जरूरी लगा। उस वक्त उसने अकेले शॉपिंग पर जाने की जिद की थी। चूंकि वह गर्भवती है, मुझे डर था कि उसे कुछ हो न जाए, इसलिए मैं उसके साथ गया था। मेरे बड़े भाई ने अपनी मौत से पहले मुझसे उसकी देखभाल करने के लिए कहा था, इसलिए मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। प्रीति अब समझ चुकी थी कि आकाश का आस्था के साथ होना प्यार नहीं, जिम्मेदारी थी। आस्था की मेडिकल पर्ची में उसकी मदद इसलिए नहीं थी कि वह उसे बहुत चाहता था। यह शायद उसे उकसाने के लिए था, ताकि वह तलाक के कागजात पर दस्तखत करने में जल्दी करे। शायद उसने उम्मीद नहीं की होगी कि एक दिन पासा पलट जाएगा, कि वह उसे चाहने लगेगा और उसका दूसरे पुरुषों के साथ होना उसे परेशान करेगा। प्रीति हंसी, एक तरह से आज़ादी वाली मुस्कान। आकाश खुद को पूछने से रोक न सका, तुम किस पर हंस रही हो? तुम पर हंस रही हूँ आकाश। ये कहते हुए प्रीति ने अपनी कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम दूसरी औरतों के साथ थे। अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। माफ करना, मेरे साथ जाने के लिए मेरे पास एक और आदमी है। अलविदा। मुस्कुराते हुए उसने गैस पर पैर रखा और तेजी से गाड़ी चला दी। काली रात में गायब हो गई। आकाश कुछ देर वहीं खड़ा रहा, उसकी कार की दूर जाती पिछली बत्तियां देखता रहा। क्या प्रीति सचमुच गुल से प्यार करने लगी थी? खून खौल उठा, भावनाएं उमड़ पड़ी। आकाश ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। ठंडे चेहरे से अपना गुस्सा दबाते हुए वह आरुष के विला से गाड़ी चलाकर वर्मा निवास लौट आया। वर्मा निवास के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर आस्था कोट पहने ठंडी हवा में खड़ी थी। आकाश की कार देखकर वह उत्तेजित होकर लापरवाही से उसकी ओर भागी। आकाश। आकाश ने तेजी से ब्रेक लगाए। उसने अपनी खिड़की नीचे की, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। क्या तुम खुद को मारना चाहती हो? अगर तुम्हें मरना है तो किसी और को ढूंढो जो तुम्हें टक्कर मारे, मुझे नहीं। वह पहले उसकी रक्षा करने में इतना सतर्क था, लेकिन अब वह अपने ही जीवन को कुछ नहीं समझ रही थी। अगर उसके बड़े भाई के आखिरी शब्द नहीं होते तो वह उसके जीवन और मृत्यु की परवाह भी नहीं करता। आकाश, मैं बच्चे से मिलने आई थी, लेकिन श्रीमती वर्मा मुझे अंदर नहीं आने दे रही हैं। कृपया मेरी मदद करें और मुझे बच्चे से मिलने दें। आस्था रोते हुए कार के बोनट पर लेट गई। आकाश अप्रभावित रहा। आज मुझे जो कहना है वह तुमसे भी जुड़ा है। मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा, लेकिन तुम्हें कार से उतरना पड़ेगा। आस्था जल्दी से कार के बोनट से उतरी। उसने यात्री सीट पर बैठने के लिए आकाश की कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी ओर देखा तक नहीं और सीधे विला के अंदर गाड़ी चला दी। आस्था थोड़ी लड़खड़ाई, मुश्किल से जमीन पर गिरने से बची। वह अविश्वसनीय रूप से नाराज थी, लेकिन डर था कि जो गेट उसने आखिरकार खोलने में कामयाबी हासिल की थी वह फिर से बंद न हो जाए। इसलिए उसने अपना गुस्सा दबाया और तेजी से विला के अंदर भागी। आकाश पहले ही कार से बाहर निकलकर बैठक में प्रवेश कर चुका था। घर के काम करने वाला नजदीक आया। युवा मालिक, क्या आपको कुछ चाहिए? मेरे पिता कहाँ हैं? मालिक अभी भी अपने अध्ययन कक्ष में काम कर रहे हैं। इससे पहले कि काम करने वाला अपनी बात पूरी कर पाता, श्रीवर्ण अपने अध्ययन कक्ष से बाहर निकल आए। इतनी देर से घर क्यों आ रहे हो? आकाश ने उदासीनता से जवाब दिया, आस्था और मेरा संबंध केवल नाम का है। हमें जल्द ही सार्वजनिक रूप से अपने अलगाव की घोषणा करनी चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी बताना चाहिए कि बच्चा मेरा नहीं है। श्रीवर्ण की भौहें तन गईं। तुमने क्या कहा? आस्था दौड़कर अंदर आई, रोते हुए। आकाश, क्या तुम इन बातों को जाहिर करके मुझे मरने के लिए मजबूर करना चाहते हो? मुझे अपनी मौत की परवाह नहीं है, लेकिन बच्चे का क्या? वह भी बहुत छोटा है, बाहर की गपशप का सामना वह कैसे करेगा? ये शोर सुनकर श्रीमती वर्मा भी जल्दी से बेडरूम से बाहर आई। आकाश, तुम बच्चे के बारे में सच्चाई जाहिर नहीं कर सकते। आकाश ने तीनों लोगों को देखा। हर किसी का अपना एजेंडा था। उसके लहजे में उपहास का एक निशान था। बच्चे की सच्चाई क्यों नहीं जाहिर की जा सकती? आखिरकार वह मेरे भाई का बेटा है। क्या आप सब हमेशा मेरे भाई का पक्ष नहीं लेते थे और उसे प्यार नहीं करते थे? फिर ये तथ्य क्यों छुपाना कि बच्चा उनका है? आस्था ने सिर नीचे कर लिया, चुप रही। आखिरकार श्रीमती वर्मा शायद उससे ज्यादा चिंतित थीं। श्रीमती वर्मा के नेतृत्व करने से उसे बच्चे के लिए लड़ने की जरूरत नहीं थी।
जैसा कि अपेक्षित था, श्रीमती वर्मा जल्दी से सीढ़ियां उतर कर आई, आकाश के पास पहुंची और उसकी बांह पकड़ ली। बेटा, भले ही नियान तुम्हारे भाई का बच्चा है, तुम उसके चाचा हो और वह तुम्हारा भी बच्चा है। तुम्हारा भाई अब यहाँ नहीं है, क्या तुम्हें नियान को अपनी खुद की संतान के रूप में नहीं पालना चाहिए? क्या ये वक्त इस बात पर विवाद करने का है कि बच्चा तुम्हारा है या नहीं? बच्चे की पहचान जाहिर करना उसके विकास के लिए अच्छा नहीं है। उसे बेमन से बेटा कहते हुए सुनकर और उसे अपनी बांह पकड़े हुए देखकर आकाश को घिन आई। उसने अपनी बांह श्रीमती वर्मा के हाथ से छुड़ा ली और ठंडेपन से कहा, अगर तुमने मुझे धोखा देने की साजिश नहीं रची होती तो मुझे परवाह नहीं होती कि बच्चा मेरे भाई का है या मेरा। मैं उसे पालने के लिए हर संभव कोशिश करता। हालांकि चूंकि तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे बरगलाया, तो मैं तुमसे चीजें साफ कर देना चाहता हूँ। श्रीमती वर्मा ने जल्दी से कहा, हम इस मामले में वास्तव में गलत थे। उस वक्त मैं आस्था से भ्रमित हो गई थी। मुझे डर था कि वह कुछ हताश कर सकती है, इसलिए मैंने उसकी हर बात मान ली। उसने मुझे चिकनी चुपड़ी बातें कही, हमारे परिवार में शादी करने और वर्मा निवास की बहू बनने के लिए बेताब थी, इसलिए उसने तुमसे झूठ कहा कि बच्चा तुम्हारा था। अगर उसने कहा होता कि बच्चा तुम्हारे भाई का है, तो तुम उससे शादी कैसे कर सकते थे? ये सुनकर आस्था अब खुद को रोक न सकी। रोते हुए, श्रीमती वर्मा, आप मुझ पर इस तरह झूठा आरोप कैसे लगा सकती हैं? ये साफ तौर पर आप ही थी जिन्होंने मुझसे आकाश से झूठ बोलने के लिए कहा था। अगर मुझ में हिम्मत भी होती तो मैं कभी ऐसा झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करती। आपने कहा था कि आप नहीं चाहती कि आकाश के अपने बच्चे हों, बल्कि वह शौर्य के बच्चों को जीवन भर पाले, ताकि भविष्य में सारी पारिवारिक संपत्ति शौर्य के बच्चों की हो जाए। चुप रहो, श्रीमती वर्मा जोर से चिल्लाईं, उनकी आंखों में जहर भरा लग रहा था। आस्था को चुप कराना चाहती थी। बकवास करना बंद करो और यहाँ फूट डालना बंद करो। शौर्य और आकाश दोनों मेरे बेटे हैं। मैं आकाश को उसके अपने बच्चे पैदा करने से क्यों रोकना चाहूंगी? तुम जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। आस्था रोती रही, कमजोर आवाज में कहा, श्रीमती वर्मा, चूंकि वे दोनों आपके बेटे हैं, तो आप इतना पक्षपात क्यों दिखाती हैं? क्या वे वास्तव में दोनों आपके बेटे हैं? आकाश ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आस्था के शब्दों में साफ तौर पर एक छिपा हुआ अर्थ था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में इस राज को जानती थी कि वह श्रीमती वर्मा का जैविक बेटा नहीं था। श्रीमती वर्मा का चेहरा एकदम बदल गया। उनके पास बटलर को लोगों को बाहर निकालने के लिए कहने का भी समय नहीं था। वह सीधे आगे बढ़ी और जोर से आस्था को दरवाजे से बाहर धकेल दिया, फिर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। इस पागल आस्था को अंदर किसने आने दिया? बटलर, जल्दी से किसी को बुलाओ और इसे बाहर फेंकवा दो। अब से उसे कभी भी वर्मा निवास में कदम रखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। जैसे ही बटलर सहमत होने वाला था, आकाश ने शांति से कहा, माँ, आप इसे दूर भगाने की इतनी जल्दी में क्यों हैं? मुझे लगता है कि इसका यहीं रुकना बेहतर है। क्या आप पहले इसके लिए माँ जैसी नहीं थी? इसे कुछ और दिन घर पर रहने दें। इसकी बातों से लगता है कि आपने इसे बच्चे से मिलने से भी रोक दिया है। ऐसा क्यों है? इसने जो भी किया है, ये फिर भी बच्चे की माँ है। क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें अलग करना बहुत ज्यादा है? श्रीमती वर्मा का भाव कड़ा हो गया। आकाश का हर शब्द उनके तंत्रिकाओं पर एक प्रहार जैसा लगा, जिससे उनकी चिंता स्पष्ट रूप से बढ़ गई। उन्होंने अपनी बेचैनी को निगल लिया और बोली, मैं पहले इसे धोखा खा गई थी और इसकी असली प्रकृति नहीं जानती थी। अब जब मुझे पता है कि यह सिर्फ धन और रुतबे के पीछे है, तो मैं इसे नापसंद करती हूँ। इसके अलावा इसकी मानसिक स्थिति इन दिनों नाजुक है और यह बकवास करती रहती है। मुझे डर है कि यह बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी, इसलिए मैं इसे उससे मिलने नहीं देती। आकाश ने लापरवाही से उसकी ओर देखा। सच में? मैंने तो सोचा था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे आपके कुछ राज पता हैं और आपको डर है कि यह उन्हें जाहिर कर सकती है, इसलिए आपने इसे वर्मा निवास में कदम रखने की अनुमति नहीं दी। श्रीमती वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या आकाश को भी कुछ पता चल सकता है? अंदर से घबराकर उसने जबरदस्ती मुस्कुराया, मेरे पास भला क्या राज हो सकते हैं? मैंने अपनी सारी ऊर्जा नियान को पालने में लगा दी है। मेरे पास अन्य मामलों की परवाह करने की फुर्सत नहीं है। आस्था से धोखा मत खाओ, वह सच नहीं बोलती है। उसकी किसी बात पर विश्वास मत करो। वह वास्तव में बहुत धोखेबाज है। आपको क्या लगता है उसने ये किससे सीखा? विमला जी से या आपसे? मुझसे कैसे हो सकता है? श्रीमती वर्मा ने तुरंत जवाब दिया, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इल्जाम लगाना है तो आस्था को लगाओ, लेकिन बच्चे को इल्जाम मत दो। नियान निर्दोष है। तुम बच्चे की असली पहचान जाहिर नहीं कर सकते। मैं बच्चे को इल्जाम नहीं दे रहा हूँ। मैं बस ये जाहिर करना चाहता हूँ कि बच्चा मेरे बड़े भाई का है। क्या ये सही नहीं है? आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? तुम और तुम्हारे भाई खून के रिश्ते में हो, उसका बच्चा तुम्हारा बच्चा है। तुम्हारा भाई अब यहाँ नहीं है, तो यह जाहिर करने का क्या मतलब है कि नियान तुम्हारे भाई का बच्चा है? अगर दूसरों को पता चला कि उसका जैविक पिता नहीं है, तो वे उसे धमका सकते हैं। क्या तुम उसे परेशान होते हुए देख सकते हो? आकाश ने उसे भावहीन होकर देखा। मेरे भाई की अनुपस्थिति के बावजूद बच्चा अभी भी एक वर्मा है। उसे धमकाने की हिम्मत कौन करेगा? आपके कारण इतने ऊंचे दर्जे के हैं कि उनमें सच्चाई का एक अंश भी नहीं है। क्या बात है? असली कारण नहीं बता सकती, या कहने में बहुत शर्म आ रही है? इन शब्दों को सुनकर श्रीमती वर्मा ने अपना चेहरा ढांक लिया और रोने लगी। अपनी बात सुनो। मैं बस यही चाहती हूँ कि नियान को बड़े होते हुए एक पिता मिले। मैं नहीं चाहती कि वह दूसरे बच्चों से अलग महसूस करे या खुद को दयनीय समझे। तुम उसके चाचा हो, उसके पिता होने का दिखावा करने और उसे पिता का प्यार देने में क्या गलत है? तुम इतने तुच्छ क्यों हो रहे हो? रोते हुए वह अपने पति की ओर मुड़ी। श्रीवर्ण, कुछ कहिए। क्या हमने सहमति नहीं दी थी कि नियान आकाश के बेटे के रूप में बड़ा होगा और उसकी असली पहचान तभी जाहिर करेंगे जब वह 18 साल का हो जाएगा? श्रीवर्ण आखिरकार बोले, आकाश, अभी के लिए नियान को अपने नाम पर रहने दो।
तुम्हारा भाई अब यहाँ नहीं है, तुम्हें उसकी भूमिका निभानी चाहिए और अपने पितृत्व के कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। नियान को अपनी खुद की संतान की तरह व्यवहार करो और उसे बिना पछतावे के बड़ा होने के लिए सारा प्यार दो। आकाश ने व्यंग्य किया, तो आप नियान को मेरे नाम से जोड़ने पर अड़े हुए हैं? क्या ये वास्तव में उसे पिता का प्यार देने के लिए है, या ये सुनिश्चित करने के लिए है कि वह शक्ति कॉप और वर्मा निवास की सारी संपत्ति विरासत में पाए? तुम क्या बकवास कर रहे हो? बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है और आपने पहले ही उसके लिए सब कुछ प्लान कर लिया है, यहाँ तक कि उसे सारा व्यवसाय और पारिवारिक धन देने की कोशिश भी कर रही हैं। आकाश एक पल के लिए रुका, फिर तिरस्कारपूर्वक टिप्पणी की, इससे भी ज्यादा आप नहीं चाहती कि मेरा अपना बच्चा हो? वरना मेरी माँ को प्रीति के गर्भवती होने का पता चलते ही उसे गर्भपात के लिए मजबूर करने की इतनी जल्दी क्यों थी? आकाश, चुप हो जाओ। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाई का पक्ष लिया होगा, लेकिन हम उतने निर्दयी नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। हम तुम्हें अपने बच्चे पैदा करने से कभी नहीं रोकेंगे। तुम्हारी माँ पहले ही कह चुकी हैं, ये प्रीति थी जिसने खुद ही गर्भपात कराने का फैसला किया, इसका तुम्हारी माँ से कोई लेना देना नहीं है। आकाश ने अपने होठों के कोने को मोड़ा, उसे ये सब काफी हास्यास्पद लगा। उन्हें नहीं पता था कि वह पहले ही इस तथ्य से अवगत था कि श्रीमती वर्मा उसकी जैविक माँ नहीं थी। श्रीमती वर्मा उसकी माँ होने का दिखावा करती रही, जबकि उसके जैविक पिता ने भी नाटक किया कि श्रीमती वर्मा उसकी माँ थी। हाल ही में वह अपनी जैविक माँ के बारे में और जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कुछ नहीं मिला था। कोई भी हवा में गायब नहीं होता, सिवाय इसके कि जाहिर है वे वास्तव में इस दुनिया से गायब हो गए हों। अब उसे शक होने लगा था कि इस दयनीय महिला को उसके सामने मौजूद जोड़े ने नुकसान पहुंचाया था। आखिरकार अब जब उसने इस पर विचार किया तो उसे एहसास हुआ कि श्रीमती वर्मा ने उसके जीवन पर कई बार प्रयास किए थे और उसके जैविक पिता को उसकी भलाई की ज्यादा परवाह नहीं थी। श्री वर्ण ने उसे हमेशा श्रीमती वर्मा की देखभाल में छोड़ दिया था, केवल अपने बड़े बेटे को शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते थे और अपने छोटे बेटे के प्रति उदासीन रहते थे। अगर उनके अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता तो वह एक नाजायज बच्चे के भाग्य के बारे में 2 बार नहीं सोचते। अगर बच्चा मर जाता तो वह परेशान नहीं होते। बटलर, आकाश ने उदासीनता से कहा, चूंकि मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं अपने बड़े भाई के बच्चे की देखभाल करूं और एक पिता की जिम्मेदारियां उठाऊं, तो कृपया बच्चे को मेरे पास लाओ। मैं बच्चे को घर ले जाऊंगा। बच्चे की जैविक माँ बाहर है, समय आने पर हम दोनों मिलकर बच्चे को पाल सकते हैं। मुझे यकीन है कि हम बच्चे को दयालु और कर्तव्यनिष्ठ बना सकते हैं। बटलर हिला नहीं, उसने परेशानी भरी निगाह श्री वर्ण और श्रीमती वर्मा पर डाली। मालिक, मैडम, ये नहीं। बिना सोचे समझे श्रीमती वर्मा ने मना कर दिया, तुम बच्चे को दूर नहीं ले जा सकते। आकाश ने व्यंग्यात्मक ढंग से उनकी ओर देखा, मैं उन्हें क्यों नहीं ले जा सकता? अगर मैं नहीं ले जाता तो मैं बच्चे को पिता का प्यार कैसे प्रदान करूंगा? श्रीमती वर्मा ने अपने भावों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया, यथासंभव दयालु दिखने की कोशिश की। आकाश, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें बच्चे की देखभाल का कोई अनुभव नहीं है। इसके अलावा तुम रोज कॉर्पोरेशन के प्रबंधन में व्यस्त रहते हो, तुम्हारे पास बच्चे की देखभाल के लिए समय नहीं है। बच्चा नियान अभी भी बहुत छोटा है, उसका यहीं रहना बेहतर है। तुम रोज उसे देखने घर आ सकते हो, तुम्हें उसे घर ले जाने की जरूरत नहीं है। कोई समस्या नहीं, मैं सीख सकता हूँ। जहाँ तक समय की बात है, ये बिल्कुल भी कोई मुद्दा नहीं है। अगर बात आती है तो मैं सीईओ के पद से हट सकता हूँ। मेरे पिता कॉर्पोरेशन का प्रबंधन कर सकते हैं जब तक नियान बड़ा नहीं हो जाता और पद संभाल नहीं लेता। मुझे हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। श्रीमती वर्मा एक पल के लिए हिचकिचाई। वह चाहती थी कि आकाश कॉर्पोरेशन से बाहर हो जाए ताकि उनके पोते के लिए रास्ता बन सके। आखिरकार अगर उसने कॉर्पोरेशन को नियंत्रित किया तो भविष्य में बच्चे के लिए पद संभालना मुश्किल होगा। हालांकि उन्हें डर था कि वह बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा और बच्चे को दूर ले जाने पर उसके साथ दुर्व्यवहार भी कर सकता है। आखिरकार उन्होंने आकाश को बचपन में सताया था। भले ही वह यहाँ शांत और संयमित दिख रहा था, उसके दिल की गहराई में एक शैतान रहता था। वह अंधेरा और जुनूनी था, उसमें संतुलित व्यक्तित्व की कमी थी। अगर बच्चे को उसे सौंपा गया तो बच्चे का भविष्य अनिश्चित था। नहीं, तुम नहीं ले जा सकते। तुम बचपन से ही अनाड़ी रहे हो। मैं बच्चे के साथ तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं ही बच्चे को पालने के लिए सबसे अच्छी हूँ। अगर आपको मुझ पर इतना अविश्वास है, आकाश ने उदासीनता से कहा, तो मैं अब एक पिता का शीर्षक नहीं मानूंगा। आखिरकार मैं बच्चे का जैविक पिता नहीं हूँ। मैं कल एक घोषणा जारी करूंगा जिसमें सभी को बताया जाएगा कि नियान मेरे बड़े भाई का बेटा है। आकाश, नहीं, तुम घोषणा नहीं कर सकते। मैं घोषणा करूंगा। आकाश ने चिंतित श्रीमती वर्मा को देखा और शांति से कहा, नियान की पहचान की घोषणा करने का आपका डर केवल इसलिए है क्योंकि आपको डर है कि अगर बच्चा मेरा नहीं हुआ तो वह शक्ति कॉप और वर्मा निवास की संपत्ति विरासत में नहीं पाएगा। मेरा मतलब वह नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। आकाश ने उन्हें बीच में टोका, आज से मैं परिवार की विरासत के अपने अधिकार छोड़ रहा हूँ। श्रीमती वर्मा लड़खड़ा गईं, उनके गले में शब्द अटक गए। तुमने क्या कहा? मुझे शक्ति कॉप नहीं चाहिए, इसे मेरे बड़े भाई के बच्चे को दे दो, साथ ही वर्मा निवास की अन्य संपत्ति भी। मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा, ये सब नियान को दे दो। क्या अब तुम संतुष्ट हो? बेशक श्रीमती वर्मा संतुष्ट थीं। उन्हें नहीं पता था कि आकाश यह अचानक घोषणा क्यों कर रहा था। उन्हें डर था कि वह इसे वापस ले सकता है। उन्होंने जल्दी से अपने पति के पास जाकर उनकी बांह पकड़ ली। श्रीवर्ण, हम इसे ऐसे ही क्यों नहीं तय कर लेते? श्रीवर्ण ने तनी हुई भौहों से आकाश को देखा। क्या तुम वास्तव में कुछ नहीं चाहते? आकाश के भावहीन चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। क्या तुमने बचपन से मुझे हमेशा यही नहीं कहा है? वर्मा निवास में सब कुछ मेरे बड़े भाई का है और मुझे उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। वह परिवार का उत्तराधिकारी है। लेकिन कोई लेकिन नहीं, मेरा बड़ा भाई अब यहाँ नहीं है, लेकिन उसका एक बेटा है। वर्मा निवास का सब कुछ उसके बेटे को जाएगा जो मेरे बड़े भाई को सब कुछ देने के बराबर है।
श्रीवर्ण का भाव जटिल था। क्या तुम्हें इस विशाल पारिवारिक व्यवसाय की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? अपने शरीर को मोड़ते हुए आकाश ने दरवाजा खोला। अगर मुझे परवाह होती तो मेरे बड़े भाई के जिंदा होते हुए भी वह इसे मुझसे छीन नहीं सकते थे। एक बच्चे की तो बात ही क्या है। ये कहकर वह बैठक से बाहर निकला, अपनी कार में बैठा और दूर चला गया। आस्था, जिसने हठपूर्वक जाने से इनकार कर दिया था, ये सुनकर दंग रह गई। आकाश अपनी विरासत के अधिकार छोड़ रहा था। वह एक पैसा भी नहीं चाहता था। क्या वह अभी भी कॉर्पोरेशन का सीईओ रहेगा? क्या वह अभी भी पीछा किया जाने वाला युवा मालिक आकाश रहेगा? क्या उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा? फिर उससे शादी करने का क्या मतलब होगा? आस्था को बाहर स्तब्ध देखकर श्रीमती वर्मा को घिन की लहर महसूस हुई और उन्होंने हाथ के इशारे से आस्था को छुट्टी दे दी। फिर श्रीवर्ण की बांह पकड़े हुए उन्होंने सवाल किया, श्रीवर्ण, चूंकि आकाश अपने विरासत के अधिकार छोड़ रहा है, तो क्या हमें उससे एक औपचारिक समझौता पर हस्ताक्षर करवाना चाहिए? आखिरकार मौखिक वादे विश्वसनीय नहीं होते। क्या इसे लिखित रूप में रखना सुरक्षित नहीं होगा? आप क्या सोचते हैं? श्रीवर्ण ने उनकी बांह अपने से अलग की और चुपचाप मुड़कर ऊपर की ओर चले गए। श्रीमती वर्मा जल्दी से पीछे लगी। श्रीवर्ण, आपकी चुप्पी का क्या मतलब है? आपने पहले मुझसे वादा किया था कि वर्मा निवास का सब कुछ शौर्य के बेटे को जाएगा। अब ऐसा लगता है कि आप पीछे हट रहे हैं। श्रीवर्ण रुके, उनके भाव में थकावट उभर आई। मैं पीछे नहीं हट रहा हूं। अन्यथा मैं तुम्हारे बेतुके सुझावों पर सहमत नहीं होता और चीजों को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देता। ये बेतुका कैसे है? यह अनियंत्रित कैसे है? आकाश ने स्वेच्छा से अपने विरासत के अधिकार छोड़ दिए और नियान के लिए सब कुछ छोड़ रहा है। क्या यह एक शानदार व्यवस्था नहीं है? लेकिन श्रीवर्ण गुस्से में फूट पड़े, तुम सब बस चीजों के लिए लड़ना जानती हो। विरासत के अधिकार छीनना, तुम्हें वर्मा निवास की प्रतिष्ठा की बिल्कुल परवाह नहीं है। बच्चा हमेशा शौर्य का रहा है और आस्था शौर्य की मंगेतर है। लेकिन तुमने सब कुछ बदलकर आकाश का बना दिया। कल जब सच्चाई जाहिर होगी तो दुनिया वर्मा निवास को कैसे देखेगी? कॉर्पोरेशन पर इसका क्या असर होगा? हमारे शेयर की कीमतों का क्या होगा? क्या तुमने कभी इन पर विचार किया है? श्रीमती वर्मा निराशा में रोने लगी। मैं तो बस एक मामूली औरत हूँ, मैं उन सब पर कैसे विचार कर सकती थी? जब से मैंने अपना बेटा खोया है, मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे वह दिखता है। अगर आस्था मेरे बेटे के बच्चे को नहीं ले जा रही होती तो मैं इसे सहन नहीं कर पाती और अपने बेटे के पीछे पीछे मौत को गले लगा लेती। मैंने जो कुछ भी किया है वह मेरे लिए नहीं है, वह पोते के लिए है। आखिरकार मैंने आकाश से झूठ कहा कि बच्चा उसका था, क्योंकि मुझे चिंता थी कि अगर उसे पता चला कि बच्चा शौर्य का है तो वह बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। वह हमेशा से एक राक्षस रहा है, एक शैतान। उसने कभी परिवार की अवधारणा को नहीं समझा, उसे सिर्फ नियंत्रण में रहने की परवाह थी, यहाँ तक कि सब कुछ नष्ट करने की कोशिश भी करता था। वह आस्था से बच्चे का गर्भपात करवाने की मांग करता, भले ही वह उसका अपना होता, और बच्चा उसका जैविक न होने पर वह और भी कम पछतावा दिखाता। देवपुर शहर में श्रीमती वर्मा और श्रीवर्ण के आलीशान बंगले में देर रात तक बहस चल रही थी। श्रीवर्ण ने अविश्वास से श्रीमती वर्मा को घूर कर देखा। तुम्हें लगता है कि आकाश शौर्य के बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा? क्या तुम पागल हो गई हो? आकाश कितना भी बिगड़ल हो गया हो, वह अपने बड़े भाई के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। भले ही उसने पारिवारिक रिश्तों का महत्व खो दिया हो, लेकिन वह कभी भी इतना क्रूर काम नहीं करेगा। क्या तुम्हें अंदाजा है कि वह अपने बड़े भाई का कितना सम्मान करता है? यह असंभव क्यों है? कुछ भी असंभव नहीं है। श्रीमती वर्मा को आकाश द्वारा अपने बेटे के बच्चे की जेन्युइनली परवाह करने की बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। तुम्हें उसके दिल में छिपी बुरी सोच का कोई अंदाजा नहीं है। मैंने उसे पाला है और मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ कि वह कितना निर्दयी है। उसका बचाव करना बेकार है, वह बस एक क्रूर इंसान है। वह आकाश को अनगिनत बार मार डालने की कोशिश कर चुकी थी। हालांकि किस्मत का धनी आकाश हमेशा उनकी साजिशों से सुरक्षित बच निकला था। अब जब वह बड़ा हो गया है तो हो सकता है कि वह उनकी कपटपूर्ण चालों को अपना ले और उन्हें उनके पोते पर लागू करे। इस विचार के साथ श्रीमती वर्मा भयभीत हो गईं। आकाश को मार डालने का विचार एक बार फिर उनके मन में आया। तुम हद से ज्यादा अव्यावहारिक होती जा रही हो। इन वर्षों में मैंने आकाश को तुम्हें सौंपा। मैंने बिना किसी हस्तक्षेप के तुम्हें उसकी परवरिश करने दी। क्या ये काफी नहीं था? यदि आकाश का विकास अवरुद्ध हुआ है तो क्या यह इसलिए नहीं है कि तुम उसे ठीक से पालने में विफल रही हो? मेरा इससे क्या लेना देना? मैंने उसे पूरी लगन से पढ़ाया है। मैंने शौर्य को भी इसी तरह पढ़ाया था। फिर शौर्य इतना विनम्र, लवबल, दयालु और आज्ञाकारी बच्चा क्यों बना, जबकि आकाश एक ठंडा और क्रूर शैतान बन गया? जब श्रीवर्ण ने श्रीमती वर्मा पर आकाश को ठीक से न पालने का दोष लगाया तो वह भड़क उठी। आकाश उस बेशर्म औरत की औलाद है। उसकी माँ अच्छी नहीं थी तो वह कैसे बेहतर हो सकता है? उसका स्वभाव ही बुरा है, वह जन्म से ही शैतान है और कोई भी शिक्षा इसे बदल नहीं सकती। भले ही श्रीवर्ण आकाश को पसंद न करते हों, लेकिन वह फिर भी उनका बेटा था। दूसरों के लिए उसे शैतान कहना एक बात थी, लेकिन उनकी अपनी पत्नी ऐसी बातें कैसे कह सकती थी? वह बहुत नाराज हुए। बच्चे पैदा होने पर कोरी स्लेट की तरह होते हैं। ये तुम्हारी विफलता है कि तुमने उसे ठीक से शिक्षित नहीं किया, जिसके कारण वह इस तरह हो गया। अपने आप से ईमानदार रहो। क्या तुमने सच में आकाश के साथ शौर्य जैसा व्यवहार किया? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं नहीं जानता कि तुम जानबूझकर आकाश को सजा देती थी और उसे शर्मिंदा करती थी? उसका यह विकृत चरित्र, क्या ये तुम्हारी वजह से नहीं है? जानबूझकर आकाश को सजा देने से तुम्हारा क्या मतलब है? वह बचपन से ही अनाज्ञाकारी रहा है। तुम ये जानते हो, उसे सजा देना उसी के भले के लिए है। सौतेली माँ बनना मुश्किल है, मैं उसे बिगाड़ नहीं सकती। नहीं, मैं उसके साथ ज्यादा सख्ती कर सकती हूँ। मैं उसे कैसे भी अनुशासित करूँ, तुम संतुष्ट नहीं होते। तुमने दिखावा करके उसकी परवरिश मुझे क्यों सौंपी?
तुम्हें उसे बस उस चुड़ैल के पास छोड़ देना चाहिए था। वह तो कब की मर चुकी है। तुम्हें पता है कि वह मर चुकी है ना? अब उसे उसकी देखभाल के लिए छोड़ने की यह क्या बात है? श्रीवर्ण की आवाज बंगले में गूंज उठी, गुस्से से भरी हुई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, तुमने इन वर्षों में आकाश को काफी यातनाएं दी हैं, अब वह मेरा इकलौता बेटा है, उसके लिए कोई और बुरी सोच मत रखना। तुम्हारा क्या मतलब है, श्रीवर्ण? तुम्हें क्या लगता है कि मेरा उसके प्रति क्या इरादा है? साफ साफ बोलो। मैंने आकाश से पूछा है। प्रीति जिस बच्चे को जन्म दे रही थी वह आकाश का था। फिर भी तुमने जोर देकर कहा कि वह बच्चा अपूर्व का था। प्रीति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? कौन साबित कर सकता है कि बच्चा आकाश का है? वह छोटी सी हसीन लड़की प्रीति कुछ समय से अपूर्व के साथ जुड़ी हुई है, बच्चा अपूर्व का भी हो सकता है। आकाश इस पर कभी गलती नहीं करेगा। प्रीति के गर्भ में पल रहा बच्चा वर्मा परिवार का खून और मांस था, मेरा पोता। फिर भी तुमने प्रीति को गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। क्रूर आकाश नहीं है, वह तुम हो। श्रीमती वर्मा तुरंत आंसू पोंछने लगी। तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। तुमने आज रात आकाश की बात सुनी और उस पर विश्वास कर लिया, ये सोचते हुए कि मैंने ही प्रीति को गर्भपात कराया। ये स्पष्ट रूप से प्रीति ही थी जो बच्चे को गिराना चाहती थी। वह दोषी है क्योंकि वह जानती है कि बच्चा आकाश का नहीं है, इसलिए वह उससे छुटकारा पाने के लिए बेताब थी। मैं अब इस पर और बहस नहीं करना चाहता। बच्चा जा चुका है और तुम इसे कैसे भी कहो तुम सही हो, क्योंकि मैं अब कुछ भी वेरीफाई नहीं कर सकता। श्रीवर्ण के आधिकारिक चेहरे पर थकान का भाव गहरा गया और उनकी आवाज भरी हो गई। हालांकि अब से तुम आकाश के बच्चों को और नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे प्रति गलती करने वाला मैं हूं। मैं इन वर्षों में तुम्हें मुआवजा दे रहा हूं, तुम्हारे परिवार का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन अगर तुम आकाश के बच्चों को नुकसान पहुंचाती हो तो यह अमानवीय है। श्रीमती वर्मा ने चौकस होकर भौहें चढ़ाईं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने किसको नुकसान पहुंचाया? क्या आकाश का कोई और बच्चा है? अभी तक नहीं है, लेकिन समय के साथ हो जाएगा। चूंकि वह आस्था के साथ अपने सच्चे रिश्ते की घोषणा करने जा रहा है, इसलिए वह भविष्य में अविवाहित रहेगा। स्वाभाविक रूप से मुझे उसके लिए एक और बहू चुननी होगी, उसे एक परिवार शुरू करने के लिए प्रेरित करना होगा। अगर उसका बच्चा होता है तो कोई बुरी नियत मत रखना। ये सुनकर कि वह आकाश के लिए दूसरी पत्नी चुनने जा रहे हैं, ईर्ष्या की एक लहर श्रीमती वर्मा की आंखों से गुजर गई। लेकिन उन्होंने जल्दी से पीड़ित होने का नाटक किया। मुझे हमेशा एक बुरा इंसान मत समझो। ये सच है कि मैं आकाश की सौतेली मां हूं, लेकिन मैंने ईमानदारी से उसे अपने बच्चे की तरह पाला है। अगर आप उसके लिए पत्नी चुनते हैं और उसे परिवार शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं तो यह एक अच्छी बात है। मुझे भी उम्मीद है कि आकाश का अपना बच्चा हो। बस क्या? बस आस्था ने मुझे बताया था कि कुछ मामलों में आकाश को कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप उसके लिए पत्नी लाते हैं तो क्या यह एक जवान लड़की को विधवा की तरह रहने के लिए कहने जैसा नहीं होगा? आस्था झूठ बोल रही है, उसके मुंह से एक भी शब्द सच नहीं है। तुम उस पर कैसे विश्वास कर सकती हो? आकाश शुरू से ही उसके साथ साफ सुथरा रहा है। वह कैसे कह सकती है कि आकाश नपुंसक है? श्रीवर्ण का चेहरा काला पड़ गया। इसके अलावा क्या प्रीति ने आकाश के बच्चे को जन्म नहीं दिया था? यह साबित करता है कि आकाश की प्रजनन क्षमता कोई समस्या नहीं है, वह बच्चे पैदा कर सकता है। उससे शादी करने वाली युवती विधवा नहीं बनेगी। इसे इतने अप्रिय तरीके से मत कहो। देखो, तुम गुस्से में आ रहे हो। तुम हमेशा मुझ पर विश्वास करने को तैयार नहीं रहते। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, जो बच्चा प्रीति ने गर्भ में रखा था वह आकाश का नहीं था। आकाश सच में यह नहीं कर सकता। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो आकाश को आस्था अस्पताल ले जाकर देखो कि डॉक्टर क्या कहते हैं। जैसे वह मेरे साथ चेकअप के लिए अस्पताल जाएगा। श्रीवर्ण आकाश का स्वभाव जानते थे। पिछली बार जब उन्होंने इस मामले पर आकाश से चर्चा की थी तो वह बहुत परेशान हो गया था। अगर वह इसे फिर से उठाएंगे तो आकाश शायद अपना आपा खो देगा। क्या तुम पागल हो? जाहिर है कि तुम उन मुद्दों पर सीधे चर्चा नहीं कर सकते, वरना आकाश अपना चेहरा कहाँ रखेगा? कौन सा आदमी अपनी अक्षमता को स्वीकार करने को तैयार होता है? तो मुझे क्या कहना चाहिए? तुम बस कहो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और आकाश से तुम्हें साथ देने के लिए कहो। एक बार जब वह वहां पहुंच जाए तो उसे धोखे से चेकअप करवा लो। श्रीवर्ण ने उपहास किया। क्या तुम उसे आसानी से धोखा देने वाला 3 साल का बच्चा समझती हो? वह हर किसी पर संदेह करता है, किसी पर विश्वास नहीं करता। उसे बच्चे के बारे में एक बार धोखा दिया गया है और अब उसका संदेह किसी से भी बदतर है। वह अब मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, मेरे पास कोई और विचार नहीं है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आस्था इस बारे में झूठ बोलेगी। मुझे अभी भी लगता है कि आकाश वास्तव में नपुंसक हो सकता है। असल में इस तरह की मेडिकल समस्या के साथ जल्दी पता लगाना और इलाज हमेशा सबसे अच्छा होता है। आस्था अस्पताल में पुरुष विभाग काफी फेमस है। अगर आकाश वहां जाता है तो शायद वह ठीक हो सकता है। आस्था अस्पताल की प्रतिष्ठा हाल ही में कई रिपोर्ट किए गए चिकित्सा दुर्घटनाओं के कारण गिर गई है। अगर आकाश वहां इलाज के लिए जाता है तो वे कहीं उसे ऐसी बीमारी न बता दें जो उसे है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम हमेशा आस्था अस्पताल जाते रहे हैं और सब ठीक था। हाल की चिकित्सा दुर्घटनाएं फर्जी खबरें हो सकती हैं। शायद कोई आस्था अस्पताल को बर्बाद करके उससे मुनाफा कमाना चाहता हो। श्रीवर्ण ने उनकी ओर देखा। तुम्हारा और आस्था का रिश्ता बहुत खराब नहीं हो गया है। फिर भी तुम आस्था अस्पताल के लिए क्यों बोल रही हो? क्योंकि मैं हमेशा से एक ऐसी इंसान रही हूं जो व्यक्तिगत और सार्वजनिक मामलों में स्पष्ट रूप से अंतर करती है। श्रीमती वर्मा ने निष्पक्ष होने का नाटक किया। आस्था का अविश्वसनीय होना यह संकेत नहीं देता कि आस्था अस्पताल के डॉक्टर और विशेषज्ञ सक्षम नहीं हैं। वह है और अस्पताल है, वे दो अलग इकाइयां हैं।
अन्य लोगों ने दवा का अध्ययन करने के लिए अथक प्रयास किया है, लगन से अभ्यास कर रहे हैं और आस्था अस्पताल में डॉक्टर के रूप में शामिल होने से पहले ठोस अनुभव जमा किया है। वे सम्मान और कृतज्ञता के पात्र हैं। हम सिर्फ एक आस्था के कारण पूरे आस्था अस्पताल को नकार नहीं सकते। उनके परिवार ने दशकों से बिना किसी समस्या के अस्पताल चलाया है। मैंने सुना है कि हाल ही में स्थापित संगम अस्पताल दुर्भावनापूर्ण रूप से प्रसिद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जानबूझकर लोगों को आस्था अस्पताल को बदनाम करने के लिए काम पर रखा है, उनके डॉक्टरों और नर्सों और यहां तक कि उनके रोगियों को भी चुरा रहा है। उनकी चालें काफी अपमानजनक हैं। श्री वर्ण इन जटिल मामलों से परिचित नहीं थे। वर्मा परिवार के पास आमतौर पर निजी डॉक्टर होते थे। उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, इसलिए उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने नए अस्पतालों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह इतना जानते थे कि संगम अस्पताल ने एक उल्लेखनीय डॉक्टर पैदा किया है जो न केवल लकवे का इलाज कर सकता है बल्कि वनस्पति रोगियों को भी जगा सकता है। हालांकि उन्होंने इस खबर पर बस एक नज़र डाली थी और अस्पताल या डॉक्टर पर ध्यान केंद्रित करने में कोई प्रयास नहीं किया था। ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी संगम अस्पताल पर करीबी से ध्यान दे रही हैं। उन्होंने उदासीनता से कहा, व्यक्तिगत भावनाओं को अलग रखने और वस्तुनिष्ठ रूप से आस्था अस्पताल को देखने की तुम्हारी क्षमता दिखाती है कि तुम न्याय हो। हालांकि आकाश के मूत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाने के मुद्दे को अभी के लिए टाल देते हैं। मुझे अभी भी विश्वास है कि उसे कोई समस्या नहीं है। मैं उसके लिए समान दर्जे की शादी की व्यवस्था करने की योजना बना रहा हूँ। श्रीमती वर्मा का दिल जोर से धड़का। समान दर्जे की शादी? क्या तुम्हारे मन में पहले से ही कोई परिवार है? बेशक। किस परिवार की बेटी? गुप्ता परिवार की बेटी। तुम्हारा क्या विचार है? श्रीमती वर्मा की आवाज एक ऑक्टेव ऊपर चली गई। गुप्ता परिवार की बेटी? श्री वर्ण ने उनकी कुछ तीखी आवाज सुनकर फिर से भौहें चढ़ाईं। तुम क्यों चिल्ला रही हो? गुप्ता परिवार की बेटी में क्या गलत है? कोई समस्या है? बेशक गुप्ता परिवार की बेटी में समस्या थी। गुप्ता परिवार की बेटी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसकी सामाजिक स्थिति और पारिवारिक शक्ति बहुत श्रेष्ठ थी। अगर आकाश ने गुप्ता परिवार की बेटी से शादी की तो उसे अपने ससुर के परिवार के रूप में एक मजबूत सहयोगी मिलेगा जिससे उसकी शक्ति तेजी से बढ़ेगी। भविष्य में जब शौर्य का बच्चा बड़ा होगा तो उसके लिए आकाश से कॉर्पोरेशन और पारिवारिक संपत्तियां वापस लेना लगभग असंभव होगा। क्या यह उनके प्यारे पोते के लिए मुश्किल बढ़ाना नहीं था? श्रीमती वर्मा ने लगभग अपने दांत पीस डाले। वह अपने लहजे में ईर्ष्या और खटास को छिपाने में विफल रही। तुमने आकाश के लिए इतना उच्च स्टेटस वाला परिवार क्यों चुना? गुप्ता परिवार शीर्ष 4 परिवारों में से एक है जो हमारे वर्मा परिवार और अपूर्व परिवार से केवल थोड़ा ही हीन है। तुम आकाश के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हो। मैंने कभी नहीं देखा कि तुमने शौर्य के लिए ऐसी अच्छी शादी की व्यवस्था की हो। क्या तुम थोड़ा पक्षपाती नहीं हो? श्री वर्ण ने उनकी ओर नाखुश नजर से देखा। क्या मैं आकाश के प्रति पक्षपाती हूँ? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें ठीक ठीक नहीं पता कि मैं किसके प्रति पक्षपाती हूँ? क्या मैंने शौर्य की शादी अनामिका से तय नहीं की थी? वह वही था जिसने उसे अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय आस्था को चुना। श्रीमती वर्मा उस क्षण जवाब नहीं दे सकी। उनके याद दिलाने पर उन्हें अचानक याद आया। उस समय श्री वर्ण ने वास्तव में उनके बेटे के लिए एक मैच तय किया था। उन्होंने अनिल को अपनी बेटी अनामिका को रात के खाने के लिए घर लाने के लिए भी आमंत्रित किया था। हालांकि उस समय उन्होंने सोचा कि अनामिका उनके सुरुचिपूर्ण और सुंदर बेटे से मेल खाने के लिए बहुत बदसूरत थी। इसके अलावा अनामिका को शौर्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय वह अक्सर आकाश की ओर देखती थी। श्रीमती वर्मा को असुविधाजनक महसूस हुआ। चूंकि उनके बेटे को भी अनामिका पसंद नहीं थी और उसने कहा कि उसे आस्था पसंद है। हालांकि वह शुरू में आस्था के निम्न पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण विरोध में थी। अनामिका से मिलने के तुरंत बाद उन्होंने तुरंत अपने बेटे को आस्था को घर लाने के लिए सहमत कर लिया। श्री वर्ण आस्था के उल्लेख पर बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। जब शौर्य को अनामिका नहीं चाहिए थी तो तुमने निश्चित रूप से उसे इंदल्ज किया और अब तुम्हें लगता है कि मैं भेदभाव कर रहा हूं। जब मैं अपने बेटे के लिए पत्नी चुन रहा था तो मुझे उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की परवाह नहीं थी। मैं बस एक ऐसी लड़की चाहता था जो अपने पति की मदद करना जानती हो और विनम्र और आज्ञाकारी हो। तुम ही थी जिसने कहा था कि आस्था विनम्र और आज्ञाकारी है, इसीलिए मैं शौर्य की शादी आस्था के साथ करने के लिए सहमत हुआ। श्रीमती वर्मा ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह पहले विनम्र हुआ करती थी, दयालु और देखभाल करने वाली लगती थी। मैं उसके धोखे में आ गई थी और हमारा बेटा भी। तो विनम्रता का ढोंग किया जा सकता है और दयालुता झूठी हो सकती है, लेकिन एक पारिवारिक पृष्ठभूमि को न तो छिपाया जा सकता है और न ही झूठा साबित किया जा सकता है। श्री वर्ण की आवाज ठंडी और कठोर थी। हमें एक बार बेवकूफ बनाया गया है, हम वह जोखिम फिर से नहीं उठा सकते। इस बार हम आकाश के लिए सबसे अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली महिला ढूंढेंगे। गुप्ता परिवार की बेटी, कम से कम उसके पास उचित शिष्टाचार हैं, वह तुच्छ नहीं होगी और वह पैसे के लिए जघन्य कार्य नहीं करेगी। श्रीमती वर्मा को अपने भीतर ईर्ष्या की एक लहर महसूस हुई। उन्होंने अपने नाखूनों से अपने ही मांस को खरोंचा, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर एक केयरिंग मां का मुखौटा बनाए रखा। वास्तव में गुप्ता परिवार की बेटियों का चरित्र कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुप्ता परिवार की 4 बेटियां हैं, 3 पहली शाखा से और एक दूसरी शाखा से। तुम आकाश के लिए किसे विचार कर रहे हो? दूसरी शाखा में शक्ति नहीं है, उनकी बेटी होने का क्या मतलब है? ये पहली शाखा में से एक होनी चाहिए। श्री वर्ण ने भौहें चढ़ाकर सवाल पूछा। गुप्ता परिवार की पहली शाखा में 3 बेटियां हैं। मुझे याद है कि केवल 2 थीं, एक को प्रमोद कंपनी चलाने के लिए तैयार कर रहे हैं और दूसरी मनोरंजन उद्योग में है। तीसरी कौन है? वास्तव में उनकी 3 बेटियां हैं, लेकिन सबसे छोटी को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं और वह अस्पताल में रह रही है। वह बाहर के लोगों से नहीं मिलती है, इसलिए बहुत से लोग नहीं जानते कि प्रमोद की 3 बेटियां हैं। श्रीमती वर्मा ने एक नकली मुस्कान डाली। मुझे आश्चर्य है कि प्रमोद की किस बेटी से तुम आकाश की शादी कराना चाहते हो।
बेशक वह उनकी सबसे बड़ी बेटी गुल है। श्रीमती वर्मा के चेहरे पर नकली मुस्कान जम गई। सबसे बड़ी बेटी? तुम सबसे बड़ी बेटी को क्यों चुनोगे? अगर मेरी याददाश्त सही है तो सबसे बड़ी बेटी इस साल 28 साल की है, हमारे आकाश से 1 साल बड़ी। श्रीवर्ण को उम्र के अंतर की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तो क्या हुआ, 1 साल बड़ी होना भी अच्छा है। क्या तुम दूसरी बेटी पर विचार नहीं करोगे? मैंने सुना है कि उसका बेहतर व्यक्तित्व है, ज्यादा जीवंत है, मुझे लगता है कि वह आकाश के लिए बेहतर है। आखिरकार आकाश ज्यादा नहीं बोलता, उसके लिए किसी जीवंत और चमकदार इंसान के साथ रहना सबसे अच्छा हो सकता है। श्रीवर्ण का जवाब स्पष्ट था, मुझे मनोरंजन जगत से कोई नहीं चाहिए। जीवंत और चमकदार होने में क्या अच्छा है? वे सारा दिन फिल्में शूट करती हैं और दूसरों के साथ अत्यधिक परिचित होती हैं। ऐसी पत्नी का क्या फायदा जिसकी कोई शक्ति न हो और वह भविष्य में आकाश की कोई मदद न कर सके। श्रीमती वर्मा अब अपनी मुस्कान बरकरार नहीं रख सकी। उन्होंने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम आकाश की पत्नी से किस तरह की मदद की उम्मीद कर रहे हो? उसे बहुत ज्यादा क्षमता वाली पत्नी की जरूरत नहीं है ना? क्यों नहीं? आकाश ने पहले ही कह दिया है कि वह अपनी विरासत छोड़ रहा है, उसे कुछ नहीं चाहिए। बेशक मैं उसके लिए अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि और क्षमता वाली पत्नी ढूंढना चाहता हूँ। कम से कम यह उसके लिए मुआवजा देता है। गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी के साथ भविष्य में कुछ भी हो जाए, वह निराशाजनक परिस्थितियों में नहीं गिरेगा। श्रीमती वर्मा का लहजा फिर से खट्टा हो गया। तो तुमने पहले ही उसके भविष्य की योजना बना ली है? क्या आकाश जानता है कि तुम पीठ पीछे उसकी कितनी परवाह करते हो? वह कभी निर्धन कैसे हो सकता है? वह अभी भी शक्ति कॉर्प का सीईओ है, परिवार की आर्थिक जीवन रेखा संभाल रहा है। कौन जानता है कि उसने पहले ही कितना पैसा कमा लिया है। श्रीवर्ण अप्रसन्न थे। चाहे कुछ भी हो, आकाश मेरा बेटा है। क्या तुम उसे निर्धन देखने की उम्मीद कर रही हो? पीढ़ियों से वर्मा परिवार द्वारा जमा की गई संपत्ति, भले ही शौर्य इसे बर्बाद कर दे, वह कभी भी इसे पूरी तरह से खर्च नहीं कर पाएगा। आकाश के इसमें से थोड़ा सा लेने में क्या गलत है? इसके अलावा आकाश ने कोई पैसा गबन नहीं किया। मैं ये तुमसे बेहतर जानता हूँ। श्रीमती वर्मा ने कभी भी आकाश को एक पैसा देने का इरादा नहीं किया था। अतीत में उन्होंने केवल अपने बेटे के लिए पॉकेट मनी प्रदान की थी। उन्होंने आकाश को कुछ भी नहीं दिया। उनकी मानसिकता वही बनी हुई है। वर्मा परिवार का सारा पैसा उनके पोते का था। उस चुड़ैल से पैदा हुआ आकाश इसे खर्च करने के लायक नहीं था। तुम सच में आकाश पर विश्वास करते हो? सच में मानते हो कि भविष्य में वह कॉर्पोरेशन और पारिवारिक दौलत को छोड़ने के लिए तैयार होगा? श्रीमती वर्मा आकाश से गहरी नफरत करती थी और कहे बिना नहीं रह सकी, ऐसे शब्द केवल तुम्हें धोखा देने के लिए हैं। शायद वह दयनीय होने का नाटक कर रहा है, तुम्हारी सहानुभूति चाहता है। अगर तुम उस पर दया करते हो और उसके लिए एक मजबूत परिवार की बेटी ढूंढते हो, तो एक बार जब वह अपने पंख फैलाएगा तो वह कभी भी अपना वादा पूरा नहीं कर सकता है। आरुष ही दुख भोगेगा। श्रीवर्ण का तारांकन टेम्पर तारांकन फिर से भड़का। उन्होंने कठोरता से चिल्लाया, अगर आकाश सच में कॉर्पोरेशन और दौलत चाहता तो वह अपनी विरासत के अधिकार छोड़ने के बारे में कुछ नहीं कहता। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह पीड़ित होने का नाटक करना पसंद करता है? मैं 1 या 2 दिन से आकाश के लिए पत्नी पर विचार नहीं कर रहा हूँ। भले ही वह अपने पारिवारिक विरासत का अधिकार नहीं छोड़ता, फिर भी मैं उसके लिए गुप्ता परिवार की बेटी को चुनता। चूंकि उसने कहा कि वह अपनी विरासत छोड़ देगा, तो उसे समझौते पर हस्ताक्षर करने दो, वरना सब कोरी बातें हैं। आरुष अभी बहुत छोटा है। मुझे उसके लिए पहले से ही योजनाएं बनानी होंगी, वरना वह भविष्य में आकाश से कैसे प्रतिस्पर्धा करेगा। जैसे ही श्रीमती वर्मा बोली, वह रो पड़ी। शौर्य चला गया, मेरा इकलौता बेटा चला गया, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं उसके लिए इस पारिवारिक व्यवसाय की रक्षा करूंगी। मैं उसके बच्चों की देखभाल करूंगी। अगर तुम्हें शौर्य के बच्चे की परवाह नहीं है तो वह तुम पर है, मैं उसकी खुद परवाह करूंगी। जब उन्हें अपने सबसे बड़े बेटे की याद दिलाई गई तो श्रीवर्ण पर दर्द की एक लहर छा गई। उनका क्रोध शांत हो गया और हमेशा कठोर चेहरे पर केवल दुख बचा था। तुम्हें मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मैंने हमेशा शौर्य को गहराई से प्यार किया है, और बेशक शौर्य द्वारा छोड़े गए बच्चे को भी। निश्चिंत रहो, मैं कॉर्पोरेशन और परिवार की सारी दौलत आरुष को सौंप दूंगा। मैं आकाश से भी एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए संपर्क करूंगा। आरुष के लिए कोई छिपा हुआ खतरा नहीं बचेगा। जो पैसा आकाश अभी खर्च करता है, वह मेरे द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। उसकी अपनी कंपनियां और कमाई है। कॉर्पोरेशन उसे केवल उसकी स्थिति के आधार पर थोड़ा सा वेतन दे रहा है। चाहे वह उसका बंगला हो या उसकी कार, वे सब उसी ने खरीदे थे। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसने मुझसे कभी एक पैसा नहीं मांगा है, इसलिए तुम्हें मुझे उससे सावधान रहने की याद दिलाने की जरूरत नहीं है। श्रीमती वर्मा को श्रीवर्ण की एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। यहाँ तक कि वह वर्मा परिवार की पहली पत्नी अवैध रूप से पैसा निकालती थी और अपने मातृपक्ष के रिश्तेदारों को भी काफी संपत्ति जमा करने में मदद करती थी। ये कैसे संभव था कि आकाश, जो अब कॉर्पोरेशन का सीईओ है, वही नहीं कर रहा था? इसके अलावा आकाश ने निर्दयता से उनके और उनके परिवार के रिचेस के स्रोत को काट दिया था। जब शक्ति कॉर्प शौर्य के नियंत्रण में था तो कई परियोजनाएं उनके भाई की कंपनियों को सौंप दी गई थी, जो बहुत लाभदायक थी। उनके पूरे यादव परिवार ने फॉर्चून कमाया। हालांकि एक बार जब कॉर्पोरेशन आकाश के हाथों में चला गया तो उसने उनके यादव परिवार के खिलाफ क्रूरता से काम लिया, यहाँ तक कि उनके भतीजों को जेल भेजने की धमकी भी दी। यादव परिवार को अंतर को भरने के लिए 1 अरब से अधिक का भुगतान करना पड़ा, तभी आकाश शांत हुआ और उन्हें जेल नहीं भेजा। नतीजतन यादव परिवार के लिए समय कठिन हो गया। उनके भाई और भतीजे भतीजियां उनसे कई बार शिकायत करने आए थे, लेकिन वह आकाश के बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। चाहे वह रो पड़ी हो, बीमारी का नाटक किया हो, या यहाँ तक कि अपने बड़े भाई को स्थिति में घसीटा हो, कुछ भी काम नहीं किया।
आकाश ने यादव परिवार के कॉर्पोरेट परियोजनाओं में शामिल होने के प्रस्ताव को निर्दयता से अस्वीकार कर दिया, तुरंत परियोजनाओं को क्षमा और राजा परिवारों को दे दिया। उसे इस लेन देन से बहुत लाभ मिला होगा। इसके अलावा श्रीवर्ण को यह पता नहीं था कि वह, हालांकि अपने दिन घर पर अपने पोते की देखभाल में बिताती थी, ये स्वैच्छिक नहीं था, उन्हें आकाश ने मजबूर किया था। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।